الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين आमीन। صدق الله العظيم। बहुत बहुत शुक्रिया अपने शेख सलमान भाई का और जितने भी हजरात अभी इस संडे लाइव में जुड़े हैं, आपको सबको इल्म होगा कि अल्हम्दुलिल्लाह इस संडे लाइव की एक शुरुआत मैं अपने फ्री टाइम में सिर्फ हफ्ते में एक बार जुड़ना चाह रहा था। हाँ, कुछ स्टडी कर रखी थी, चाह रहा था कि उस स्टडी को मैं एक अलग टाइम पे, एक फजर के बाद टाइम, एक सुबह का टाइम, जिस टाइम पे काफी सारे लोग घर पे फ्री होते हैं और शामों के वक्त में बहुत सारे दूसरे जगहों पे लोग मशरूफ हुआ करते थे उस वक्त पे, तो मैं सोचा कि एक संडे, एवरी संडे आऊंगा कि मैं अपनी जो एक फ्री टाइम वाली लाइफ को जरा सा आपके साथ अपने इल्म को स्टार्ट करूं। तो अल्लाह का फजल करम, पहले संडे लाइव जब जुलाई के सेकेंड वीक में हुआ, उसके बाद से अब हम बैठे हैं फरवरी के लास्ट वीक में। बहुत ही अल्लाह का शुक्र एहसान कि इस संडे लाइव से कैप्सूल एकेडमी की एक शुरुआत हुई और माशाल्लाह इस्लामिक स्टॉक के अंदर आप हमारे मेन ग्रुप से जुड़ते हैं, काफी सारे लोग इससे जुड़ने लगे, खैर की बातें और बहुत हमारे जो स्टॉक रिलेटेड इश्यूज की बातें सब हमारे जो है ना डिस्कशंस में आने लगे और अल्हम्दुलिल्लाह इतने प्यारे प्यारे लोग जुड़ते चले गए, चाहे वो स्पीकर बनकर आए, चाहे वो लिजनर्स बन के आए, चाहे वो ट्रेडिंग को सीखने के लिए आए। और हमने हमेशा कोशिश की कि हमारे सेशंस में हम हमेशा अल्लाह को याद करके हमारे सेशन का आगाज करें और हम ये भी कोशिश करें कि एक ही आदमी से ये काम ना हो। अल्लाह ताला ने कई सारे लोगों को इसके साथ जोड़ा, अलग अलग डिफरेंट स्पेशलिटीज के लोगों को हमको हमारे इस मुहिम में, मिशन में खैर के लिए हमारे साथ जोड़े हैं। तो सबसे पहले मैं आज एक क्या बोलते, ज्यादा मैंने कुछ पीपीटी नहीं किया, कुछ मसरूफियत की वजह से। एक मुहावरा बोले, एक शायरी बोले, जिसको मैं आप लोगों के सामने सुनाना पसंद करूंगा। लग गई है आग जमाने में तो बचा क्या है, अगर बच गया मैं तो फिर जला क्या है, मेहनत से ही यहाँ सब कुछ मिलता है दोस्तों, इन हाथों की लकीरों में रखा क्या है। तो एक शायरी थी, मैंने सोचा कि आप लोगों को बताऊं कि हमको अपनी मेहनत से, हमको अपनी काबिलियत से हर एक चीज को हासिल करना है, यानी कि हम अपनी हाथों की लकीरों पे इसको छोड़ देना है। तो अल्हम्दुलिल्लाह आज इस सेशन को हम स्टार्ट कर रहे हैं। इस सेशन का नाम है कि टैक्स प्लानिंग। तो सबसे पहले आप लोगों को ये समझना है कि हम जिस मुल्क में रहते हैं, यहाँ पे हम इसके मुल्क के जो कानून है, जो इसके रूल्स हैं, उसको हमको बिल्कुल स्ट्रिक्टली फॉलो करना है। हमारा दीन भी यही सिखाता है, जिस जगह के हम बाशिंदे होते हैं उस जगह के हुकूमत के रूल्स को कंप्लीटली, स्ट्रिक्टली और रिलीजियसली फॉलो करना है। क्यों? अगर हम उसको फॉलो नहीं करते हैं तो पहले तो हमको हमारे उस नहीं फॉलो करने की सजा भी हो सकती है, पेनाल्टीज भी हो सकते हैं, या जो भी उसके रूल्स को ब्रेक करने वाले रेस्ट्रिक्शंस या फाइन या वो कुछ हमको मिल सकते हैं। साथ साथ हमको ये भी देखना है कि हमारी मालूमात भी सही रहे। तो आज के टॉपिक क्या है? टैक्स के बारे में। और टैक्स को समझाने के लिए डॉक्टर तो उतना खास आदमी नहीं रहेगा, डॉक्टर से बेहतर जो हमारे साथ हमारे एडमिन टीम में हैं जनाब आकिब रकीब भाई। जनाब आकिब रकीब भाई माशाल्लाह ये बहुत ही यंग है, माशाल्लाह ये बिलोंग करते हैं सतारा डिस्ट्रिक्ट ऑफ महाराष्ट्र और ये टैक्सेशन फील्ड में ऑलरेडी 10 साल से हैं और इस को मतलब अपनी एक्सपर्टीज बना रखे हैं। इनके एक्सपीरियंस इनकम टैक्स और जीएसटी में है। काफी सारे हमारे जो ग्रुप के और हमारे जो इस्लामिक स्टॉक के जो मेंबर्स हैं माशाल्लाह इनसे खिदमत लेते हैं। सबसे बड़ी चीज है कि मैं ही उनसे पर्सनली खिदमत लेता हूं अपने टैक्स के लिए। क्यों? मैं इससे पहले एनआरआई था तो पिछले 1 साल से मुझे खुद अभी टैक्स भरना है। इतने प्यारे, इतने अच्छे अखलाक से वो मुझे गाइड करते हैं, मेरी टैक्सेशन रिपोर्ट्स को फाइल करते हैं। तो हमारे लिए वो और एक भी जरिया बने हैं कि कितने सारे हमारे जो चैनल्स में जुड़े हुए हैं, जो इक्विटी का हम लोग जो ट्रेडिंग करते हैं तो उस पे ऊपर भी टैक्स है। एक ऑलरेडी उन्होंने सेशन लिया है, अब माशाल्लाह ये सीए भी है और साथ साथ लोगों की हेल्प भी करते हैं। तो जनाब आकिब शेख साहब, आपको मैं इस सेशन के लिए बुलाता हूं। आप है ऑनलाइन? जी जी डॉक्टर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया मेरा इंट्रोडक्शन करवाने के लिए। और आज
आज हम जिस टॉपिक के लिए जुड़े हैं बहुत एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है, टैक्स प्लानिंग ऑफ इक्विटी इन्वेस्टमेंट्स। ठीक है, जैसे कि डॉक्टर साहब ने बताया कि जिस मुल्क में हम रहते हैं उस मुल्क के रूल्स रेगुलेशंस लॉज हमें पूरी तरह फॉलो करने हैं, है ना। कोई गलत काम नहीं करना है जिसकी वजह से हम कोई परेशानी में आ जाए। ठीक है, तो इस ताल्लुक से ही आज का हमने सेशन प्लान किया है कि हम किस तरीके से टैक्स का प्लानिंग कर सकते हैं हमारे इक्विटी इन्वेस्टमेंट्स के रिगार्डिंग स्पेसिफिकली। बाकी चीजों को हम ज्यादा नहीं डिस्कस करेंगे, सिर्फ इक्विटी इन्वेस्टमेंट के रिगार्डिंग यहाँ पे हम टैक्स प्लानिंग का डिस्कशन करेंगे। तो मैं यहाँ पे मेरी स्क्रीन शेयर करता हूँ। जी, मेरी स्क्रीन विजिबल है? जी, आपकी विजिबल है जी। तो आज हम सबका फेवरेट टॉपिक लेने जा रहे हैं, है ना, टैक्स प्लानिंग। टैक्स देना किसी को पसंद नहीं होता, है ना। और टैक्स ना देने के लिए बहुत से लोग बहुत से तरीके निकाल लेते हैं, है ना, प्यारे प्यारे तरीके निकालते हैं। उसमें के कोई सही भी तरीके होते हैं, कुछ गलत तरीके होते हैं। ठीक है, बट लोग क्या करते हैं, टैक्स बचाना है तो इनकम ही नहीं दिखाना, ऐसा सोचते हैं लोग। तो ये बहुत गलत तरीका है। ठीक है, इनकम दिखाकर भी आप टैक्स से बच सकते हो, टैक्स प्लान करके थोड़ा दिमाग लगाकर, है ना। उसके बारे में हम कैसे प्लान कर सकते हैं, उसका प्री प्लानिंग करके, है ना, हम टैक्स की सेविंग कर सकते हैं, टैक्स प्लान कर सकते हैं। तो इसके रिगार्डिंग आज हम इस सेशन कंडक्ट कर रहे हैं। देखिए, पहले तो मैं आपको बता दूं कि टैक्स प्लानिंग होता क्या है और ये टैक्स इवेजन से क्या अलग चीज है इसमें। ठीक है, टैक्स प्लानिंग का माने ये है कि जो इनकम टैक्स में रूल्स कायदा बताया गया है, जो लॉज बताए गए हैं, उसका हम फायदा कैसे उठा पाए हमारे लिए, एक सिस्टमेटिक तरीके से उन लॉज का, उन कायदों का हम हमारे लिए फायदा कैसा उठा पाए, इसका प्लानिंग करना, इसे कहते हैं टैक्स प्लानिंग। या फिर हमारे ट्रांजैक्शन जो है, जो हम स्टॉक मार्केट में ट्रेड कर रहे हैं, उसे हम किस तरीके से स्ट्रक्चर करें ताकि हमारी टैक्स लायबिलिटी कम से कम निकल के आए, इसे कहते हैं टैक्स प्लानिंग। और टैक्स इवेजन का मतलब है कि ये ट्रांजैक्शन जो आप कर रहे हो वो आप दिखा ही नहीं रहे गवर्नमेंट को, आप गवर्नमेंट से कुछ छुपा रहे हो, है ना। तो उसे कहते हैं टैक्स इवेजन, जिसकी मैं बिल्कुल भी एडवाइस नहीं करूंगा कि आप टैक्स इवेजन करें, आप टैक्स प्लानिंग में ज्यादा इन्वॉल्व हो। ठीक है, देखिए क्या होता है कि आप कभी भी कोई भी ट्रांजैक्शन करते हो, ठीक है, आइदर उसमें आपको प्रॉफिट होगा या फिर लॉस होगा। प्रॉफिट होगा तो आपका मसला आएगा उसके ऊपर टैक्स का, तो आप सोचोगे कि इस पे टैक्स पे करना होगा तो क्यों बताना गवर्नमेंट को, है ना। वो हो जाएगा टैक्स इवेजन। और टैक्स इवेजन आप करोगे तो बहुत बड़ी बड़ी पेनल्टीज है, बहुत ज्यादा टैक्स लगता है, बहुत ज्यादा इंटरेस्ट लगता है ना। वो आगे चल के आपको परेशानी का सबब बन सकता है। ये मैं क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि आज के वक्त में आपका पैन कार्ड और आधार कार्ड सब तरफ लिंक्ड है। ठीक है, और आपके पैन और आधार से गवर्नमेंट को हर एक चीज मालूम हो जाती है। ठीक है, कि आप क्या कर रहे हो, आपका इनकम क्या हो रहा है, अगर आपका सैलरी पे टीडीएस कट रहा है तो आपको कितनी सैलरी मिल रही है, आपको बैंक अकाउंट में से इंटरेस्ट कितना मिल रहा है, आप कौन से ब्रोकर से कितना ट्रेड कर रहे हो, ठीक है, आपने कौन से म्यूचुअल फंड लिए, कौन से बेचे साल में, ये सब कुछ गवर्नमेंट को पता चल जाता है। तो आप तो ये बात दिमाग से निकाल ही दो कि आप गवर्नमेंट से कुछ छुपा लोगे। ठीक है, अगर आपने आपका आईटीआर फाइल करते वक्त वो इन्फॉर्मेशन नहीं दी तो गवर्नमेंट के लिए आज बहुत कुछ मुश्किल नहीं रहेगा कि वो आपकी इन्फॉर्मेशन निकाल पाए और उस पर आपको नोटिस भेज पाए। आजकल एआई का जमाना चल रहा है ना, तो वो खाली एक कंप्यूटर को एक कमांड दे देंगे कि बाबा किसके किसके शेयर मार्केट में ट्रेड दिख रहे हैं, है ना, और कौन कौन लायबल है आईटीआर फाइल करने के लिए, और उन्होंने नहीं फाइल किया उनको नोटिस भेज दे। तो ये उनके लिए बहुत आसान है। तो टैक्स इवेजन में से तो आज के टाइम में बचना बहुत, टैक्स इवेजन में अगर आप करते हो तो उसमें से पेनल्टीज और एडिशनल टैक्स बोलो, इंटरेस्ट बोलो, है ना, इन चीजों से बचना बहुत मुश्किल हो गया है। ठीक है, तो हमें उस रूट पे जाना ही नहीं है टैक्स इवेजन के। हम देखेंगे कि हम किस तरीके से ये जो आपका टैक्स आ रहा है इसको हम किस तरीके से प्लान करें, किस तरीके से हम हमारे इक्विटी के इन्वेस्टमेंट को स्ट्रक्चर करें, है ना, जिससे हमारा टैक्स बच पाए। ठीक है, तो आई होप आपको दोनों चीजों में का फर्क समझ में आ गया होगा, टैक्स प्लानिंग और टैक्स इवेजन। हमें टैक्स प्लानिंग पे फोकस करना है, हमें टैक्स इवेजन कभी भी नहीं करना। हमें गवर्नमेंट के बताए हुए रूल्स के खिलाफ कभी भी नहीं जाना, गवर्नमेंट को कभी भी धोखा नहीं देना, ताकि आगे चल के आपको कोई परेशानी ना आए। आगे बढ़ते हैं हम। देखिए, टैक्स प्लानिंग के रिगार्डिंग डिस्कशन करने से पहले मैं कुछ आपसे बेसिक्स डिस्कस करना चाहता हूँ। ठीक है, अगर आप हमें बहुत पुराने दिनों से फॉलो कर रहे हो तो आपको ये बेसिक्स पता ही होंगे। यहाँ पे बहुत से लोग नए होंगे जिनको ये कुछ बेसिक्स पता ना हो, तो इसलिए ये बेसिक्स बताना मेरे लिए जरूरी है, क्योंकि आगे की टैक्स प्लानिंग इन बेसिक्स के ऊपर डिपेंडेंट है।
ज्यादा कुछ बेसिक्स नहीं है, 3 कंसेप्ट डिस्कस करेंगे हम कि शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन क्या होता है, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन क्या होता है और टैक्सेबल इवेंट क्या होता है। ठीक है, क्योंकि शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन की टैक्स प्लानिंग अलग तरीके से होगी, लॉन्ग टर्म की टैक्स प्लानिंग अलग तरीके से होगी। ठीक है, बहुत ज्यादा डीप में नहीं जाऊंगा क्योंकि आज का टॉपिक हमारा मेनली टैक्स प्लानिंग से रिलेटेड है। ठीक है, तो इन कॉन्सेप्ट्स को हम थोड़ा थोड़ा हाथ लगाते हुए आगे बढ़ेंगे। तो फर्स्टली शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन क्या होता है। फर्ज करें कि आपने कोई शेयर परचेस किया, ठीक है, और उस शेयर को परचेस करने के बाद उस पर 1 साल गुजरने के पहले ही आपने उस शेयर को बेच दिया। ठीक है, आपने कोई शेयर परचेस किया और 1 साल के अंदर अंदर ही, परचेस डेट से 1 साल के अंदर अंदर ही उस शेयर को बेच दिया। तो शेयर बेचने के बाद आइदर आपको गेन होगा, कुछ ना कुछ प्रॉफिट होगा, या फिर लॉस होगा, दोनों में से एक चीज होगी। तो अगर आपको गेन होता है वो शेयर बेचने के बाद, 1 साल के अंदर बेचने के बाद अगर आपको गेन होता है तो उसे हम कहेंगे शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। ठीक है, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन 1 साल के अंदर वाला, ठीक है, उसे हम कहेंगे शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। ठीक है, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन इसके उल्टा है। अगर आप कोई शेयर परचेस करते हो और उसे 1 साल से ज्यादा पीरियड के लिए होल्ड करते हो, अगर आप कोई शेयर परचेस करते हो और परचेस डेट से लेकर 1 साल से ज्यादा पीरियड के लिए आप उसे होल्ड करते हो, तो इसे हम कहेंगे लॉन्ग टर्म असेट, लॉन्ग टर्म असेट। और वो बेचने के बाद आपको कोई ना कोई प्रॉफिट होगा या फिर लॉस होगा, दोनों में से एक चीज होगी। अगर आपको उसमें प्रॉफिट हुआ तो हम उसे कहेंगे लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, अगर आपको लॉस हुआ तो हम कहेंगे लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस। तो फर्स्टली शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन अगर जो आपको होता है, ठीक है, तो आपको उसके ऊपर लगता है 15% के मुताबिक टैक्स। ठीक है, अब ये सारी चीजें हम जो डिस्कस कर रहे हैं ना, ये हम उन इक्विटी शेयर्स के लिए डिस्कस कर रहे हैं जो बीएसई एनएसई पे लिस्टेड इक्विटी शेयर्स है। ठीक है, ये सारे रूल्स किसके लिए एप्लीकेबल है, लिस्टेड इक्विटी शेयर्स जो बीएसई और एनएसई पे लिस्टेड है। ठीक है, ये आपके फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स के लिए लागू नहीं है, ये आपके अनलिस्टेड शेयर्स के लिए एप्लीकेबल नहीं है। ठीक है, तो जो कुछ भी आप लिस्टेड सिक्योरिटीज बेच रहे हो, इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड है या फिर इक्विटी शेयर्स आप बेच रहे हो, अगर उसमें आपको शॉर्ट टर्म वाला गेन हो रहा है, ठीक है, विद इन 1 ईयर सेल करने के बाद अगर आपको गेन हो रहा है तो उसके ऊपर लगेगा आपको 15% का टैक्स, 15% का 15% का टैक्स। अगर आपको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हो रहा है, ठीक है, तो पहला 1 लाख रुपए का गेन आपका माफ हो जाएगा, पहले 1 लाख पे आपको कोई टैक्स नहीं लगेगा। फॉर एग्जाम्पल, आपने कोई लॉन्ग टर्म वाले शेयर्स बेच दिए और आपको उसमें प्रॉफिट हुआ 1,40,000 रुपए, ठीक है, तो पहले 1 लाख पे आपको कोई टैक्स नहीं लगेगा, ऊपर के 40,000 पे टैक्स लग जाएगा। और ऊपर के 40,000 पे कितना लगेगा, 10% के मुताबिक टैक्स लगेगा, 10% के मुताबिक आपको ऊपर के 40,000 पे टैक्स लगेगा। आगे की बात, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन जो हम कैलकुलेट करते हैं वो ईयरली बेसिस पे कैलकुलेट करते हैं। माने पूरे साल में आपने जो कुछ भी शॉर्ट टर्म ट्रेड लिए, कुछ ट्रेड में आपको प्रॉफिट हुआ होगा, कुछ ट्रेड्स में आपको लॉस हुआ होगा, तो प्रॉफिट लॉस का नेट फिगर करके जो कुछ भी आपका प्रॉफिट बचेगा एट द एंड ऑफ द ईयर, उसके ऊपर हम 15% के हिसाब से टैक्स कैलकुलेट करेंगे, अगर वो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है। तो अगर आपका लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है तो उस केस में भी जो कुछ भी आपने लॉन्ग टर्म ट्रेड्स लिए ड्यूरिंग द ईयर, जो कुछ भी आपने लॉन्ग टर्म वाले शेयर्स बेचे ड्यूरिंग द ईयर, है ना, उस पर जो कुछ भी गेन हुआ आपको, है ना, नेट करके, उसमें का पहले 1 लाख पे आपको कोई टैक्स नहीं लगेगा टोटलिटी में, और उसके बाद के ऊपर की जो अमाउंट है, जैसे कि मैंने आपको बताया था 40,000 ऊपर की जो अमाउंट है उस पर 10% के मुताबिक टैक्स लगेगा। ये 2 बेसिक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट हमने क्लियर कर दिए। अब इसके आगे हम बढ़ते हैं कि टैक्सेबल इवेंट क्या होता है। बहुत सी बार हमें सवाल आता है कि भाई मैं इक्विटी शेयर्स होल्ड कर रहा हूँ, है ना, मैंने इतने इतने शेयर्स इतने इतने को लिया था, अभी इतनी इतनी वैल्यू हो गई, इतना इतना प्रॉफिट हो चुका है, तो इसमें मुझे कोई टैक्स लगेगा क्या? तो मैं कहता हूं कि जब तक आप वो शेयर्स होल्ड कर रहे हो, जब तक आप वो शेयर्स बेच नहीं रहे, ठीक है, तब तक उसके ऊपर टैक्स का कोई मसला नहीं आता। जिस दिन आपने उन शेयर्स को बेच दिया, जिस दिन आपने उन शेयर्स को बेच दिया, तो उन शेयर्स पे आपको जो कुछ भी प्रॉफिट हो रहा है या फिर लॉस हो रहा है, उस पर टैक्स के कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे, तभी हमें सोचना है जिस दिन आप बेचोगे। तो आपका टैक्सेबल इवेंट क्या है? जब आप उन शेयर्स को बेचोगे तब आपको उसके बारे में सोचना है कि इसके ऊपर टैक्स लगेगा या नहीं लगेगा। आपने शेयर्स ले लिए, सिर्फ आप होल्ड करके रख रहे हो, तो उसके ऊपर टैक्स का कोई मसला नहीं आएगा। माने कि आपका अनरियलाइज्ड गेन दिख रहा है आपके ब्रोकर के अकाउंट में, आप लॉग इन करते हो तो आपको आपका अनरियलाइज्ड गेन दिख रहा है, अनरियलाइज्ड गेन पे कोई टैक्स नहीं रहता। जब आप वो शेयर्स को बेचोगे, जो आपको अनरियलाइज्ड गेन दिख रहा है वो जब रियलाइज हो जाएगा, है ना, तब उसके ऊपर टैक्स का कॉन्सिक्वेंसेस आएंगे। तो हमने 3 बेसिक कंसेप्ट डिस्कस कर लिए, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन और टैक्सेबल इवेंट। अगर बहुत फास्ट हो रहा हो तो प्लीज मुझे बता देना, ठीक है, मैं आगे बढ़ता हूँ। चलो,
तो हमने बेसिक डिस्कस कर लिए। तो इसमें कुछ मेथड्स है, जैसे देखिए कैसा होता है, अगर आप सही रास्ते से चलना चाहो तो बहुत से रास्ते निकल आते हैं। अगर आपको गलत रास्ता ही चूज करना है तो आपको कोई सही रास्ता नहीं दिखेगा, है ना। तो अगर आप सही रास्ते से चलना चाह रहे हो, आप टैक्स प्लानिंग के मुताबिक सोचना चाह रहे हो, तो इसमें भी बहुत सारे रास्ते निकल आएंगे कि आप किस तरीके से टैक्स प्लानिंग कर रहे हो। अगर आप गलत तरीका ही सोच रहे हो तो आप सोचोगे कि कहाँ यार इतना दिमाग लगाना, क्या करना है ना, क्या जरूरत है इसके लिए, तो वैसे हमें नहीं करना। तो इसमें कुछ मेथड्स है टैक्स प्लानिंग के रिगार्डिंग, तो मेथड मैं आपसे डिस्कस कर रहा हूँ। देखिए पहली मेथड तो है, उसे हम कहते हैं टैक्स लॉस हार्वेस्टिंग। टैक्स लॉस हार्वेस्टिंग, हार्वेस्टिंग का माने आपको पता है। अब डॉक्टर साहब आपको कैप्सूल एकेडमी में सिखा रहे हैं, है ना। आपका सनफ्लावर है, आपका सीड है ना, उसको आपने बीज लगा दिया, अब उसको हार्वेस्ट करना है जब वो बढ़ जाए, है ना। उसको हार्वेस्ट करना है, उसका हार्वेस्ट करना है मतलब उसको बेच देना है ना। तो कहने का मतलब ये है कि आपके कुछ स्टॉक्स है, ठीक है, आपके कुछ स्टॉक्स है, उसके ऊपर हमें डिसीजन लेना है कि इनको कब हार्वेस्ट करना है, ठीक है, इनको कब बेचना है। उनका बेचने का टाइमिंग जब हम करेक्टली डिसाइड कर पाएंगे तो उस केस में भी हम थोड़ा बहुत टैक्स बचा सकते हैं, ठीक है। जैसे कि देखिए टैक्स मैंने आपको बताया कि टैक्सेबल इवेंट आपका क्या होता है, जब आप स्टॉक को बेचते हो तब आपका टैक्सेबल इवेंट होता है, पहली चीज। सेकंडली टैक्स क्या पे लगता है आपको, टैक्स आपके ओवरऑल प्रॉफिट पे लगेगा। ड्यूरिंग द ईयर आपने जो कुछ भी प्रॉफिट कमाया उसके ऊपर टैक्स लगेगा। फॉर एग्जाम्पल आपने ड्यूरिंग द ईयर 50,000 रुपए का शॉर्ट टर्म प्रॉफिट कमाया, ठीक है, तो 50,000 पे आपको टैक्स लगेगा। तो आपको अगर टैक्स की लाइबिलिटी कम करनी है तो जो कुछ भी आपने प्रॉफिट कमाया उसको हम किसी तरीके से कम कर पाए, तो आपको टैक्स लाइबिलिटी ऑटोमेटिकली कम हो जाएगी ना। 50,000 का प्रॉफिट अगर हम गवर्नमेंट को 40,000 ही बता पाए तो आपका तो 10,000 रुपए का टैक्स बच गया, ठीक है। तो ये किस तरीके से कर सकते हैं वो हम आगे डिस्कस करेंगे। देखिए एक बार जो आपने प्रॉफिट कमा लिया, आपने 50,000 का प्रॉफिट कमा लिया, जो हो गए आपके ट्रांजेक्शन उन्हें तो हम चेंज नहीं कर सकते। जो स्टॉक्स बेच के आपने 50,000 का प्रॉफिट कमा लिया, उन ट्रांजेक्शन को तो हम कैंसिल नहीं कर सकते कि बाबा बहुत टैक्स आ रहा है, अभी हमने जो सेल का ट्रांजेक्शन किया था वो हमें नहीं करना, वो कैंसिल कर देना, ऐसा तो नहीं हो सकता, ठीक है। बट आप कुछ ट्रांजेक्शन ऐसे कर सकते हो जिनकी वजह से ये प्रॉफिट आपका कम हो जाए, ठीक है। देखिए हाँ, तो देखिए हमें अल्टीमेट हमारा गोल क्या है, हमारा अल्टीमेट गोल है हमारा प्रॉफिट कम करना। हमारा अल्टीमेट गोल क्या है, हमारा प्रॉफिट कम करना। तो इसके लिए आपको क्या करना है, मैं आपको प्रैक्टिकल चीज बता रहा हूं आपको क्या करना है, ठीक है। आपको आपके ब्रोकर के अकाउंट में लॉगिन करना है और आपको पोर्टफोलियो ओपन करना है, ठीक है। आपका पोर्टफोलियो ओपन करके आपको देखने हैं सिर्फ और सिर्फ आपके जो लॉस में स्टॉक चल रहे हैं, ठीक है, लॉस में जो स्टॉक चल रहे हैं उनके ऊपर आपको सिर्फ देखना है, उनको देखना है। क्यों लॉस के स्टॉक को ही क्यों देखना है वो आगे चल के आपको समझ में आएगा। आपको सिर्फ लॉस में जो स्टॉक चल रहे हैं उन्हीं को देखना है, और उनमें से कुछ स्टॉक्स ऐसे होंगे जो आपने पीछे कभी परचेस करके रख लिए होंगे, आपको पता नहीं था, आपको नॉलेज नहीं था, एनालिसिस का कोई नॉलेज नहीं था, और वो आपने परचेस करके रख दिए, अभी तो वो बढ़ भी नहीं रहे, बहुत लॉस में चले गए, या फिर कोई आपको लग नहीं रहा कि वो बढ़ेंगे। ये आपके एनालिसिस पे फुली डिपेंड है, ठीक है। तो ऐसे स्टॉक्स को आप बेच डाले। पहली चीज, क्यों बेच डाले, देखिए कोई स्टॉक आपने लेकर रख दिया, उसमें 10,000 का आपको लॉस दिख रहा है, ठीक है, और आपको लग रहा है कि वो स्टॉक बढ़ेगा नहीं, मेरी गलती थी, मेरा सही एनालिसिस नहीं था, या फिर मैंने ईगो ट्रेडिंग किया, मुझे लग रहा था कि जाएगा ऊपर, नहीं गया और एकदम से गिर गया। बट आपको आपके एनालिसिस के मुताबिक आपको नहीं लग रहा कि वो बढ़ेगा आगे चल के, ठीक है। तो उस पे का 10,000 का लॉस आप बुक कर दीजिए। इससे क्या होगा, जो कुछ भी आपका ड्यूरिंग द ईयर आपका प्रॉफिट हुआ है स्टॉक मार्केट में, उसमें से 10,000 का लॉस माइनस हो जाएगा ना। फॉर एग्जाम्पल आपका ड्यूरिंग द ईयर 50,000 का अगर प्रॉफिट हुआ है, और अगर आप ये 10,000 का लॉस बुक कर देते हो, ठीक है, तो हम ईयरली टोटल लेते हैं, ठीक है, तो 50,000 में से 10,000 का लॉस माइनस हो गया, तो आपका नेट प्रॉफिट कितना बचा, 40,000 रुपए। तो आपको टैक्स कितने पे कैलकुलेट करना होगा, सिर्फ और सिर्फ 40,000 रुपए पे, ठीक है। तो ये फर्स्ट मेथड हो गई। मैं यहाँ पे कोई आपको स्टॉक एडवाइजरी नहीं दे रहा, ठीक है, आपको खुद से डिसाइड करना है आपका पोर्टफोलियो देख के कि कौन से ऐसे स्टॉक है जो मैंने गलती से ले लिए थे और वो बढ़ने के चांसेस मुझे नहीं लग रहे, या फिर मेरा एनालिसिस गलत है और ये बढ़ेगा नहीं, कुछ नहीं होने वाला इसमें, तो उन स्टॉक्स को आप आपके मुताबिक बेच दे, उन पे लॉस बुक कर दे। देखिए प्रॉफिट कम करने का तरीका एक ही है, उसमें आप लॉस बुक कर दे। जो कुछ भी आपके ट्रांजेक्शन अभी हुए नहीं है, जो लॉस में दिख रहे हैं, ऐसे लॉस वाले ट्रांजेक्शन को बुक करके आप उसमें लॉस को माइनस कर दे,
तो आपका प्रॉफिट कम करने का पहला तरीका तो यही है कि आपके पुराने स्टॉक्स जो है आपको नहीं लग रहा कि ऊपर जाएंगे, ठीक है, ऐसे स्टॉक्स को आप निकाल दें, ठीक है। दूसरा तरीका यह है कि आपने कुछ स्टॉक्स लेकर रख दिए, ठीक है, आपने कुछ स्टॉक्स लेकर रख दिए, आपको लग रहा है कि आपने लॉन्ग टर्म के लिए लॉन्ग टर्म माने कि आप स्विंग ट्रेडिंग ही कर रहे हो मोस्टली इधर के लोग, तो आपको लग रहा है कि 6-7 महीने तो कुछ हलेगा नहीं, ठीक है, और अभी भी ये लॉस में चल रहा है, ठीक है, शॉर्ट टर्म में कुछ ज्यादा हलेगा नहीं ऐसा आपको लग रहा है आपके एनालिसिस के मुताबिक। तो आप क्या करें, अगर उस स्टॉक में आपको लॉस दिख रहा है तो अभी टेम्पररीली उसमें का आप लॉस बुक कर दे, अभी टेम्पररीली आप उसमें का लॉस बुक कर दे। आपको लग रहा है ये बढ़ेगा 6-7 महीने 8 महीने के बाद बढ़ेगा या फिर मार्च के बाद बढ़ेगा। मार्च क्यों इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, क्योंकि मार्च तक हमारा फाइनेंशियल ईयर होता है, मार्च तक जो कुछ भी आप प्रॉफिट या फिर लॉस बुक करोगे उसको हम आपका टैक्स वर्किंग करने में कैलकुलेट करेंगे। तो अगर आपको लग रहा है कि बढ़ेगा बट अप्रैल मई में बढ़ेगा, बट अभी तो लॉस दिख रहा है आपको 2-3 हजार रुपए लॉस दिख रहा है, तो अगर आप चाहो तो ऐसे स्टॉक का भी लॉस आप बुक कर सकते हो, जिसकी वजह से आपका अल्टीमेट जो आपका प्रॉफिट है ना, वो कम हो जाए, ठीक है। तो दूसरी मेथड मैंने क्या बताया कि कुछ अपने स्टॉक्स आपके एनालिसिस के मुताबिक लेकर रखे और आपको लग रहा है कि इसमें स्टॉक ऊपर जाएगा बट जल्दी नहीं जाएगा, 2-3 महीने 4-5 महीने तो ये ऊपर नहीं जाएगा और उसमें अभी आपको लॉस है, ठीक है, तो उसमें का लॉस आप बुक कर दे, जिसकी वजह से अल्टीमेटली आपका प्रॉफिट कम हो जाए, ठीक है। थर्ड मेथड ये है, 3 मेथड बताऊंगा मैं आपको इसमें टैक्स लॉस हार्वेस्टिंग में। थर्ड मेथड ये है कि अभी आपके पास कुछ स्टॉक्स है जो अभी आपके लॉस में चल रहे हैं, ठीक है, अभी आपके पास कोई स्टॉक्स है अभी आपको लग रहा है कि लॉस में चल रहे हैं, अभी नहीं बढ़ेंगे बट 1-2 हफ्ते के बाद बढ़ सकते हैं या फिर है ना 1-2 महीने के बाद बढ़ सकते हैं। 1-2 महीने का थोड़ा लॉन्ग टर्म वाला हमने सेकंड पॉइंट में डिस्कस कर लिया, बट आपको लग रहा है कि 1-2 हफ्ते में बढ़ सकते हैं बट अभी लॉस में, तो आप क्या कर सकते हो कि अभी आज उनको स्टॉक्स को आप बेच डालो, आज आप उन स्टॉक्स को बेच डालो, उस पे का लॉस बुक कर दो और से नेक्स्ट सेम स्टॉक को आप नेक्स्ट डे परचेस कर लो वापस, ठीक है। मतलब समझो आप कोई स्टॉक को 100 रुपए को बेच रहे हो, आज आपने उस स्टॉक को 100 रुपए को बेच दिया, उस पे का जो कुछ भी आपको छोटा मोटा कुछ भी थोड़ा बहुत या फिर बड़ा लॉस था जो हो रहा है वो आपने बुक कर दिया, ठीक है, और आपको उस स्टॉक में पोजीशन तो बना ही रखनी है ना, तो उन स्टॉक को आप नेक्स्ट डे वापस परचेस कर लो। सेकंड पॉइंट में भी जो मैंने आपसे डिस्कस किया था कि आपको लग रहा है कि वो स्टॉक लॉन्ग टर्म में जाके बढ़ेगा, तो आप बेचने के बाद नेक्स्ट डे उस स्टॉक को वापस परचेस कर लो। हमें क्या करना है कि अभी आपका जो लॉस दिख रहा है उसे हमें खाली रियलाइज करना है हमारा प्रॉफिट कम कराने के लिए, इतनी बात आप ध्यान रखें। तो जो आपको ऐसे स्टॉक दिख रहे कि अभी हमारे लॉस में है ना, और आपको लग रहा है कि 1-2 हफ्ते में तो ये कुछ ज्यादा हलने वाला नहीं है, अभी लॉस है, तो उस लॉस का आप फायदा उठाए, उस लॉस को बुक कर दे और नेक्स्ट डे वापस उन स्टॉक को आप परचेस कर ले। 100 रुपए में आज आप स्टॉक बेच रहे हो, पॉसिबल है कि थोड़ा बहुत कल आप जब परचेस करने जाओगे तब उसकी प्राइस बढ़ जाएगी, तो उतना आप थोड़ा सा लॉस बियर कर सकते हो। देखिए 1-2% से प्राइस बढ़ गई उस स्टॉक की एक दिन में, ठीक है, तब भी आपको 15% का टैक्स बचा पा रहा है वो आपका, थोड़ा बहुत क्या हुई ना, है ना। तो इस कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस के बारे में आप सोचे, ठीक है। इसमें सोचते वक्त आपको ये सोचना है कि आप जो स्टॉक बेचने जा रहे हो उसमें लॉस की अमाउंट कितनी है, ठीक है, 50 रुपए 100 रुपए का लॉस होगा अगर, ठीक है, तो ऐसा लॉस बुक करके तो आपको भी कोई फायदा नहीं होना, क्योंकि बाकी के चार्जेस में है ना, परचेस और सेल के चार्जेस में ही आपका उतना एक्सपेंडिचर निकल जाना है, ठीक है। तो 50-100 रुपए लॉस जो स्टॉक में दिखा रहा है, इस स्टॉक में का लॉस बुक करके आपको कोई ज्यादा फायदा मेरे मुताबिक नहीं होना है। तो आपके पर्टिकुलर उस स्टॉक में आपको कितना लॉस दिख रहा है, उस लॉस को पहले कंसिडर करें। बड़ा लॉस है 5,000 10,000 का लॉस है ना, आपके मुताबिक आपके लिए कोई लॉस कौन सा भी बड़ा हो सकता है, मैं इस बारे में आपको डिस्कस नहीं करूंगा, ठीक है। बट परचेस सेल करके वापस आपको स्टॉक को परचेस करना है नेक्स्ट डे, है ना, तो सेल करते वक्त भी आपके कोई चार्जेस कटेंगे और परचेस करते वक्त भी आपके कोई चार्जेस कटेंगे, बराबर। तो उसके बारे में सोचिए और आपका लॉस कितना है उसके बारे में सोचिए, ठीक है। जितना भी लॉस आप बुक करोगे, समझो आपने 5,000 रुपए लॉस बुक कर दिया, तो आप इनडायरेक्टली 5,000 इंटू 15% इतना आप इनडायरेक्टली टैक्स बचा रहे हो। क्यों? क्योंकि जो कुछ भी आपका प्रॉफिट है उस पर 15% के मुताबिक टैक्स लगने वाला है, ठीक है। अगर आप लॉस बुक कर रहे हो तो जितना आप लॉस बुक कर रहे हो उतना आपका प्रॉफिट कम हो जाएगा, ठीक है। मतलब जितना आप लॉस बुक करोगे उसके ऊपर का 15% का टैक्स आपका बचने वाला है ना, समझ रहे हो। तो इन सारी बातों का ख्याल रखे लॉस बुक करते वक्त। तो मैंने कौन सी 3 मेथड डिस्कस की आपके साथ टैक्स लॉस हार्वेस्टिंग में। पहली चीज सबसे बेसिक और ये सबको करनी चाहिए मार्च मंथ में, ठीक है, कि अपना पोर्टफोलियो खोले,
अपना पोर्टफोलियो खोले, जो लॉस में स्टॉक है सिर्फ उन्हीं को देखना है, प्रॉफिट वाले स्टॉक को देखना नहीं है। क्यों नहीं देखना भाई? अरे भाई, अगर आप प्रॉफिट वाले स्टॉक अभी मार्च में बेचोगे तो प्रॉफिट आपका और बढ़ेगा ना, रियलाइज प्रॉफिट और बढ़ेगा। समझ रहे हो? देखिए, बेचना है या नहीं बेचना ये आपका डिसीजन है, बट मेरा मेरा काम यहाँ पे ये है कि आपका प्रॉफिट कम करवाना है हमें किसी तरीके से, जिस तरीके से आपका टैक्स बच पाए। आप प्रॉफिट वाले बेचना चाहते हो तो इट्स ओके, अप टू यू। आपके आपके इंडिकेटर्स के मुताबिक, आपके टेक्निकल चार्ट्स के मुताबिक आपको वहां पे जा रहा है जहां पे आपको बेचना जरूरी है, ठीक है, प्रॉफिट वाला स्टॉक, तो आप बेच सकते हो बिल्कुल। बट अगर आप थोड़े थोड़े दिन आगे ढकल सकते हो उसको बेचना, है ना, मार्च के आगे लेकर जा सकते हो, 31 के बाद अगर आप बेच सकते हो तो वैसी कोशिश करें। क्योंकि अगर आप प्रॉफिट वाला अगर अभी आप स्टॉक बेच दोगे ना, तो उस पे का प्रॉफिट अभी रियलाइज हो जाएगा, और आपका ऑलरेडी जो रियलाइज प्रॉफिट है 50,000 का, जो हम एग्जांपल लेके चल रहे हैं, है ना, उसमें ये प्रॉफिट और ऐड हो जाएगा, और उसमें 15% के मुताबिक आपको टैक्स लगेगा। तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि आप प्रॉफिट वाले स्टॉक ना देखें टैक्स प्लानिंग करते वक्त। पहली चीज, आपको देखने सिर्फ लॉस वाले स्टॉक, ठीक है। लॉस वाले स्टॉक जब आप देखोगे तो लॉस में सबसे पहले देखना है कि कचरा माल, ठीक है, आपने गलती से ले लिया, आपको पता नहीं था, आपने एनालिसिस नहीं किया, या फिर आपने ले लिया बट आप सही वक्त पर बेच नहीं पाए, अभी बहुत कुछ लॉस में चला गया और आपको नहीं लग रहा कि वो बढ़ेगा, ठीक है। तो ऐसे स्टॉक को बेझिझक होकर आपके एनालिसिस के मुताबिक उसको निकाल डाले और उस पे का लॉस बुक कर दे, पहली चीज। सेकंडली, हमने क्या डिस्कस किया कि कुछ ऐसे स्टॉक्स होंगे आपके पास जो आपको लग रहा है ये बढ़ेगा, बट जल्दी नहीं बढ़ेगा, थोड़ा टाइम लगेगा, 6-8 महीने लगेंगे, 4-5 महीने लगेंगे, है ना, और उसमें अभी आपको लॉस है, ठीक है। तो अभी उन स्टॉक्स को बेच दे, ठीक है, उस पे का लॉस बुक कर दे, और वापस उन स्टॉक्स को आप चाहे तो नेक्स्ट डे वापस परचेस कर ले। सेम डे नहीं करना है, सेम डे कर लोगे तो मेरे ख्याल से इंट्राडे में ट्रांजेक्शन चला जाएगा, ठीक है, तो उसका आपको बेनिफिट नहीं मिलेगा। सेम डे नहीं करना सेल करके वापस परचेस, ठीक है, नेक्स्ट डे कर लेना है आपको, ठीक है। सेकंड पॉइंट हमने ये डिस्कस किया। और थर्ड पॉइंट थोड़ा सा ट्रिकी है कि आपको लग रहा है कि 1-2 हफ्ते में भी ये स्टॉक बढ़ सकता है, एकदम अच्छा स्विंग ट्रेडिंग वाला स्टॉक है, बट अभी लॉस दिखा रहा है, तो आप रिस्क लेकर आपके एनालिसिस के मुताबिक, अगर अभी आपको उसमें बड़ा लॉस दिख रहा है, ठीक है, तो अभी अभी आप उसमें का लॉस बुक कर दीजिए और नेक्स्ट डे आप उस स्टॉक को वापस परचेस कर लीजिए, ठीक है। इसमें बाय करना है या फिर सॉरी, इसमें कौन सा स्टॉक सेल करना है ये टोटली आपके ऊपर डिपेंड रहेगा, ठीक है। ये आपके एनालिसिस है, आपको डिसाइड करना है कौन सा स्टॉक बेचना है, कौन सा नहीं बेचना है। मैंने आपको बताया कि जो लॉस वाले स्टॉक है उनका एनालिसिस करें। मैंने ऐसे नहीं कहा आपको कि लॉस वाले स्टॉक बेचे ही कंपलसरीली, ऐसे नहीं, आप उनका एनालिसिस करें, और आपको लग रहा है कि मेरे एनालिसिस के मुताबिक ये ज्यादा कुछ होगा नहीं, इसमें जल्दी होगा नहीं या फिर ज्यादा कुछ होगा नहीं, तो उनको फिर आप निकाल सकते हो, जिसकी वजह से आपका लॉस बुक हो जाए। तो फर्स्ट मेथड हमने डिस्कस कर लिया यहाँ पे, टैक्स लॉस हार्वेस्टिंग। लॉस को हमने हार्वेस्ट किया, जो हमारे पोर्टफोलियो में जो लॉस दिख रहा था ना, वो हमने हमारे फायदे के लिए इस्तेमाल किया। देखिए, वो पोर्टफोलियो में गिर के रहने वाला है लॉस, तो ऐसे भी उसका कुछ फायदा है नहीं आपको, तो आपके 4 पैसे अगर वो लॉस बचा पा रहा है तो उसका फायदा करवा के ले ले, ठीक है। अगर ऐसा कचरा स्टॉक कुछ है आपके पास जो आपको कभी फायदा करा के नहीं देगा, तो वैसे भी वो आपके पोर्टफोलियो में गिर कर आपको क्या फायदा करा के देने वाला है, ठीक है। तो उसमें आप लॉस कम करवाने का फायदा करा के ले सकते हो, ठीक है। तो इसमें हमने डिस्कस की कंसेप्ट, ठीक है। इसमें ये यूजफुल रहेगा बहुत फॉर बोथ शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स एंड लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स, ठीक है। शॉर्ट टर्म के बारे में हमने डिस्कस किया, और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के बारे में कैसा होगा। लॉन्ग टर्म वाले कौन होते हैं? जो 1 साल से ऊपर के लिए स्टॉक को होल्ड करते हैं, ठीक है, 1 साल से ऊपर के लिए स्टॉक को होल्ड करते हैं। समझिए, फॉर एग्जाम्पल ड्यूरिंग द ईयर आपको कुछ लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हो गया 3 लाख रुपए का। ड्यूरिंग द ईयर आपको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हो गया 3 लाख रुपए का। अब 3 लाख में से तो 1 लाख पे टैक्स लगेगा नहीं, ये तो गवर्नमेंट ने ही बता दिया, आपको छूट दे दी, तो आपको टैक्स लगेगा कितने पे? 2 लाख पे आपको टैक्स लगेगा, ठीक है। तो 2 लाख पे आपको 10% के हिसाब से आपको टैक्स पे करना पड़ेगा, ठीक है। तो 2 लाख पे आपके 20,000 रुपए जाएंगे। अब आपके पोर्टफोलियो में कुछ लॉन्ग टर्म वाले स्टॉक्स है, आपके पोर्टफोलियो में कुछ आपके लॉन्ग टर्म वाले स्टॉक्स है जो लॉस में चल रहे हैं और वो बहुत जल्दी आपको मुनाफा नहीं देने वाले, ऐसा अगर आपको लग रहा है, तो आप उसमें का लॉस बुक कर सकते हैं इस प्रॉफिट के अगेंस्ट। जैसे हमने शॉर्ट टर्म में कंसेप्ट डिस्कस की, वैसा ही सेम कंसेप्ट आप लॉन्ग टर्म में अप्लाई कर सकते हो, लॉन्ग टर्म वाले स्टॉक में अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। अब आगे हमने देखा फॉर विच ट्रेड्स दिस मेथड शुड बी अप्लाइड। तो 3 टाइप के हमने ट्रेड्स देखे, ठीक है। ये 3 टाइप के आपको ट्रेड्स आई होप समझ में आए होंगे, ठीक है। और एग्जांपल दिया है, देखिए, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन होता है, आपने रियलाइज कर लिया 2 लाख रुपए, मतलब सालाना आपको आपके पोर्टफोलियो में
आपने टैक्स P&L का रिपोर्ट डाउनलोड कर लिया लॉगिन करके, और वहां पे आपको 2 लाख का शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन दिख रहा है। भला मुझे एक बात बतानी है और एक इम्पोर्टेंट, आपको कैसे पता चलेगा कि मेरा रियलाइज गेन कितना हुआ? ये तो आपको पता होना चाहिए ना टैक्स प्लानिंग करने के पहले कि मेरा रियलाइज गेन कितना हुआ। ठीक है, तो देखिए आप कोई भी ब्रोकर यूज कर रहे हो, बेसिकली मुझे जीरोदा के बारे में पता है, तो जीरोदा में अगर आप आपके प्रोफाइल के सेक्शन में जाते हो तो वहां पे टैक्स P&L का एक रिपोर्ट आता है, टैक्स P&L का। ठीक है, वहां पे आप आपका फाइनेंशियल ईयर सिलेक्ट कर लीजिए, ये फाइनेंशियल ईयर सिलेक्ट करें। ये फाइनेंशियल ईयर कौन सा होगा? 23-24। ठीक है, अभी मार्च 24 को ये फाइनेंशियल ईयर खत्म हो जाएगा, तो 23-24 का आप रिपोर्ट डाउनलोड कर ले एक्सेल में, और एक्सेल में आप रिपोर्ट डाउनलोड करने के बाद वहां पे आपको बड़ी आसानी से वो बता देगा कि आपका इस साल में अभी तक का शॉर्ट टर्म का गेन कितना हुआ है और लॉन्ग टर्म का गेन कितना हुआ है। तो वो आपको रिपोर्ट डाउनलोड कर लेना है। आप प्रोफाइल में लॉगिन करोगे और आपके स्क्रीन पे देखोगे, आप डैशबोर्ड पे देखोगे, तो वहां पे आपको नहीं समझ में आएगा, वहां पे आपको सिर्फ अनरियलाइज गेन दिखेगा, वहां पे आपको कुछ समझ में नहीं आएगा। तो आपको आपके प्रोफाइल के ऑप्शन में जाना है, वहां पे आपको टैक्स P&L का स्टेटमेंट मिलेगा, वो आप 2023 इस फाइनेंशियल ईयर के लिए डाउनलोड कर ले। बाकी ब्रोकर्स के लिए भी तकरीबन सेम ही ऑप्शन होता है। अब आपके अलग अलग ब्रोकर्स के मुताबिक कौन सा ऑप्शन एप्लीकेबल है वो देख लीजिए, बट आप लॉगिन करते हो, पोर्टफोलियो के पेज पे जाते हो, तो वहां पे आपको समझेगा नहीं कि ड्यूरिंग द ईयर आपको कितना शॉर्ट टर्म गेन या फिर लॉन्ग टर्म गेन रियलाइज हुआ है। ठीक है, आपको अनरियलाइज वाली फिगर, मतलब अभी जो आप पोजीशन होल्ड कर रहे हो, अभी आपके पास जो स्टॉक्स है, ठीक है, उस पे अभी आपको कितना प्रॉफिट या फिर लॉस चल रहा है, वो वहां पे आपको समझ में आएगा पोर्टफोलियो में। लेकिन रियलाइज गेन वहां पे आपको समझेगा नहीं, इसके लिए मैंने आपको बताया क्या करना है। ठीक है, तो देखिए मैं आपको बता रहा था कि आपका शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है, रियलाइज है 2 लाख रुपए, और आपका शॉर्ट टर्म का कैपिटल लॉस अनरियलाइज है। अनरियलाइज क्यों कह रहे हैं? क्योंकि ये स्टॉक्स हमारे पोर्टफोलियो में गिरे हुए हैं, ये अभी तक हमने स्टॉक्स बेचे नहीं है। ठीक है, और इसलिए ये अनरियलाइज्ड है। ठीक है, और इसके ऊपर का लॉस हमें कितना है? 50,000 रुपए। अगर हम यहाँ पे कुछ भी एक्शन नहीं लेते तो क्या होगा? मार्च मंथ खत्म होने के बाद क्या होगा? तो ये 2 लाख पे 15% के मुताबिक आपको टैक्स लग जाएगा। समझ रहे हो? जो रियलाइज गेन हुआ है उसके ऊपर 2 लाख के ऊपर आपको 15% के मुताबिक टैक्स लग जाएगा। अगर आपने टैक्स प्लानिंग कर ली, माने कि 50,000 के जो लॉस वाले स्टॉक है, आपको लग रहे हैं कि बढ़ेंगे नहीं, कुछ नहीं, क्या नहीं, इसमें लॉस बुक कर देते, तो आपने लॉस बुक कर दिया, तो अल्टीमेटली आपका टैक्सेबल प्रॉफिट कितना बचेगा? 2 लाख में से 50,000 माइनस हो जाएंगे। ठीक है, तो आपका अल्टीमेटली टैक्सेबल प्रॉफिट बचेगा 1,50,000 रुपए, और उसके ऊपर आपको 15% के मुताबिक टैक्स देना होगा। तो देखिए 50,000 रुपए ने आप 50,000 रुपए का जो लॉस है उसने आपका टैक्स बचा लिया है। इसे हम कहते हैं टैक्स लॉस हार्वेस्टिंग, टैक्स लॉस हार्वेस्टिंग। ठीक है, और ये जो कुछ भी हम टैक्स प्लानिंग की आज बात डिस्कस कर रहे हैं ना, ये आपको कब कर लेनी है? ये आपको कर लेनी है 31 मार्च से पहले पहले, क्योंकि 31 मार्च को हमारा फाइनेंशियल ईयर खत्म हो जाता है। तो 31 मार्च तक जो कुछ भी आप ट्रांजैक्शन करोगे वो इस साल में काउंट होगे, तभी वो हम कंसिडर कर सकते हो। आप 1 अप्रैल को कोई स्टॉक बेच दोगे तो वो यहाँ पे काउंट, उसका लॉस यहाँ पे माइनस नहीं होगा। ठीक है, तो ये फर्स्ट मेथड हमने डिस्कस कर ली। चलते हैं हम मेथड नंबर 2 के तरफ, जो कि है टैक्स हार्वेस्टिंग। टैक्स हार्वेस्टिंग, ठीक है, टैक्स हार्वेस्टिंग के माने क्या है? देखिए मैंने आपको जैसे मैंने आपको बताया कि लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन में क्या होता है कि 10% का आपको टैक्स लगता है अबो 1 लाख प्रॉफिट। मतलब लॉन्ग टर्म में आपको जो कुछ भी प्रॉफिट हो रहा है उसमें आपको पहले 1 लाख तो कोई टैक्स नहीं लगता। 1 लाख के ऊपर जितना भी आपका प्रॉफिट जाएगा उसके ऊपर आपको टैक्स लग जाता है, वो भी 10% के मुताबिक। मैसेज ना करे प्लीज, मेरी लिंक टूट रही है। जी, तमाम मेरे भाइयों से रिक्वेस्ट है कि सेशन चल रहा है, अपने आकिब पे कोई पर्सनल में डीएम ना करें। जी आकिब भाई कंटिन्यू। हाँ, तो मैं कहा था टैक्स हार्वेस्टिंग। तो मैं आपसे डिस्कस कर रहा था कि लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन पे जो हमने डिस्कस किया, देखिए मैं वापस रिक्वेस्ट करूंगा प्लीज रोशन भाई मैसेज ना करें, मैं आपके सवालों के जवाब दे दूंगा, इतना मेरा जो एक्सप्लेनेशन है वो हो जाए। एक बार लिंक टूट गई तो फिर मुझे लिंक नहीं रहेगी कि मैं क्या बता रहा था। ठीक है, तो चलते हैं हम टैक्स हार्वेस्टिंग के बारे में। तो लॉन्ग टर्म के मैंने बारे में आपको बताया कि 1 लाख तक आपको कोई टैक्स नहीं लगता। लॉन्ग टर्म में आपको 1 लाख तक कोई टैक्स नहीं लगता। 1 लाख के ऊपर आपको 10% के मुताबिक टैक्स लग जाता है। तो गवर्नमेंट ने क्या कहा आपको कि 1 लाख तक आपको कोई टैक्स नहीं देना। ठीक है,
1 लाख तक आपको कोई टैक्स नहीं देना। 1 लाख के ऊपर आपका जितना भी चला जाए उसके ऊपर आप 10% के मुताबिक टैक्स दे दो लॉन्ग टर्म के लिए, ये शॉर्ट टर्म के लिए एप्लीकेबल नहीं है। तो यहाँ पे जो लोग सिर्फ स्विंग ट्रेडिंग कर रहे हैं, ठीक है, सिर्फ स्विंग ट्रेडिंग कर रहे हैं, जो 1 साल के ऊपर कोई स्टॉक होल्ड नहीं करते, उनके लिए ये बात नहीं है। ठीक है, आपके लिए मेथड 1 एप्लीकेबल थी, आप मेथड 2 के बारे में ना सोचे। ठीक है, जो लोग ऐसे है कि जो लोग लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करते हैं, जैसे कि हमारे डॉक्टर साहब आप उनके कैप्सूल एकेडमी में सिखाते हैं, है ना, कुछ कुछ स्टॉक्स लॉन्ग टर्म के लिए भी होते हैं, 1 साल के ऊपर के पीरियड के लिए भी होते हैं, तो उसमें आप किस तरीके से टैक्स हार्वेस्टिंग यूज कर सकते हो, तो वो सिर्फ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के लिए एप्लीकेबल होगा। ठीक है, देखिए अब इसमें क्या होता है कि हमें पता है कि 1 लाख तक कोई हमें टैक्स नहीं लगेगा। ठीक है, 1 लाख रुपए तक हमें कोई टैक्स नहीं लगेगा। अब 1 लाख तक कोई टैक्स नहीं लग रहा, तो हमें क्या करना है कि जब तक हमारा लॉन्ग टर्म वाला हमारा स्टॉक लॉन्ग टर्म हो गया, ठीक है, हमारा स्टॉक लॉन्ग टर्म हो गया, 1 साल गुजर गया उसके ऊपर, लॉन्ग टर्म होने के बाद उसमें कुछ ना कुछ आपको प्रॉफिट दिख रहा है। ठीक है, उसमें कुछ ना कुछ आपको प्रॉफिट दिख रहा है, तो उस प्रॉफिट को आप बुक कर दे। फॉर एग्जाम्पल देखिए, मैं एग्जाम्पल के मुताबिक आपको बताता हूँ। इन्वेस्टमेंट मेड इन द बिगिनिंग ऑफ 2021 से अप्रैल 5 लाख की आपने इन्वेस्टमेंट की। ठीक है, मई 23 में इन्वेस्टमेंट पहुंची 5,80,000 पे, 80,000 का आपको मई 23 में फायदा हो गया। ठीक है, और ये आपने इन्वेस्टमेंट बेची अगस्त 2024 में 6.5 लाख को, मतलब अगस्त 2024 में 5 लाख की इन्वेस्टमेंट आपकी बनकर पहुंच गई 6.5 लाख को। ठीक है, 5 लाख की इन्वेस्टमेंट बढ़कर मई 23 में हो गई थी 5,80,000, और वो आपने वैसे ही होल्ड की, और वो बढ़कर पहुंची अगस्त 24 में 6,50,000, उसका एप्रिसिएशन हो गया। अब आप इसमें टैक्स हार्वेस्टिंग कैसे कर सकते हो? ठीक है, अब इसमें 2 कॉलम से देखिए, यहाँ पे एक कॉलम है विदाउट टैक्स हार्वेस्टिंग और इफ टैक्स हार्वेस्टिंग इज डन। तो पहले हम डिस्कस करते हैं कि विदाउट टैक्स हार्वेस्टिंग हम नहीं करते तो क्या होगा। टैक्स हार्वेस्टिंग हम इस केस में लॉन्ग टर्म ट्रेड में अगर नहीं करते तो क्या होगा। तो देखिए 22-23 में तो हमने स्टॉक को बेचा नहीं, 23-24 में भी हमने वो स्टॉक को बेचा नहीं, तो ये दोनों साल में उसका टैक्सेशन का कोई इश्यू नहीं आएगा, पहली चीज। ठीक है, 24-25 में हमने उस स्टॉक को बेचा, 24-25 में हमने उस स्टॉक को बेचने के बाद हमें प्रॉफिट कितना हुआ, 5 लाख की हमारी इन्वेस्टमेंट थी। ठीक है, जब हम बेचने गए तब उसकी वैल्यू 6.5 लाख थी, तब हमें प्रॉफिट हुआ 1.5 लाख का। ठीक है, 1,50,000 का हमें प्रॉफिट हो गया। अब 1,50,000 में से 1 लाख पे तो कोई टैक्स नहीं लगेगा, ये तो आपको पता है। तो 50,000 पे 10% के मुताबिक आपको टैक्स लग जाएगा, तो आपको टैक्स लगेगा 5,000 रुपए। ठीक है, ये कब लगेगा आपको, 2024-25 में। ठीक है, पहले 2 साल में आपने स्टॉक को बेचा ही नहीं, आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है, आपने 3 साल के लिए स्टॉक होल्ड किया। ठीक है, तो आप पहले 2 साल में आपने उस स्टॉक को बेचा ही नहीं। ठीक है, आपने 3rd ईयर में जाके उस स्टॉक को बेचा, उसमें आपको 1.5 लाख रुपए प्रॉफिट हुआ। 1.5 लाख में से पहले 1 लाख पे आपको कोई टैक्स नहीं लगेगा, क्योंकि आपका लॉन्ग टर्म ट्रेड है। ठीक है, ऊपर के 50,000 पे आपको 10% के मुताबिक आपको टैक्स लग जाएगा, तो आपको टैक्स लगेगा 50,000 रुपए। तो अगर आप टैक्स हार्वेस्ट नहीं 5,000 रुपए, तो अगर आप टैक्स हार्वेस्ट नहीं कर रहे तो आपका टैक्स आउटफ्लो होगा 5,000 रुपए। ठीक है, अब हम आते हैं टैक्स हार्वेस्टिंग की तरफ। टैक्स हार्वेस्टिंग अगर आप अपनाते हैं इस केस में, तो आपको क्या करना है, देखिए मैं आपको बता रहा हूँ। 1 लाख तक कोई टैक्स नहीं है। ठीक है, तो 22-23 में हमने क्या किया, एज अ पार्ट ऑफ टैक्स हार्वेस्टिंग प्रोसेस वी विल सेल द इन्वेस्टमेंट फॉर ₹5,80,000। ठीक है, आपको याद है 5,80,000 हो गई थी वैल्यू इसकी, 5 लाख की 5,80,000 हो गई थी। मतलब अभी कितना प्रॉफिट है आपका, 5 लाख माइनस 5,80,000, आपका अभी प्रॉफिट है 80,000 रुपए। 1 लाख तक कोई टैक्स नहीं है आपको। ठीक है, तो 80,000 के प्रॉफिट को आप बुक कर दे। प्रॉफिट बुक कैसे करेंगे, 5,80,000 को इन्वेस्टमेंट सेल कर दे। ठीक है, तो आपने क्या किया, 80,000 का प्रॉफिट आपने रियलाइज कर लिया उस साल में। दिस प्रॉफिट ऑफ ₹80,000 इज एग्जम्प्ट फ्रॉम टैक्स एज पर सेक्शन 112A। ठीक है, आपने 80,000 का प्रॉफिट रियलाइज किया, 1 लाख तक आपको कोई टैक्स लगने वाला नहीं है, इसलिए आपको 80,000 पे कोई टैक्स नहीं लगेगा 22-23 में। ठीक है, अब आपको तो स्टॉक लॉन्ग टर्म के लिए ही होल्ड करना है। ठीक है, आपको 6.5 लाख तक पहुंचना है, तो आपने क्या किया, प्रॉफिट आपका बुक कर लिया 80,000 का, और नेक्स्ट डे सेम स्टॉक को आपने सेम वैल्यू पे परचेस कर लिया, जितने वैल्यू पे आपने बेचा था। समझ रहे हो, जितने वैल्यू पे आपने बेचा था उतने वैल्यू पे आपने नेक्स्ट डे उस स्टॉक को परचेस कर लिया। ठीक है, ठीक है, अभी भी आपकी इन्वेस्टमेंट उस स्टॉक में है बराबर। 80,000 का जो कुछ भी प्रॉफिट हो रहा था वो आपने रियलाइज कर लिया, बट उस पर कोई टैक्स नहीं लगा, और आपका लॉन्ग टर्म का भी गोल सेटिस्फाई हो रहा है, क्योंकि अभी आपने नेक्स्ट डे उस स्टॉक को परचेस करके उसमें आपने आपकी इन्वेस्टमेंट बना ली, वापस से आपने आपकी पोजीशन बना ली। 23-24 में भी 23-24 में आपको कोई टैक्स इंप्लीकेशन नहीं होगा, क्योंकि आपने उस स्टॉक को बेचा ही नहीं। 23-24 में आपको कोई स्टॉक बेचा ही नहीं, आपने उस स्टॉक को बेचा ही नहीं।
ठीक है, 24-25 में आप फाइनली उस स्टॉक को बेचने चले गए। आपने उस स्टॉक को बेचा 6.5 लाख में, बट यहाँ पे प्रॉफिट कैलकुलेट होते वक्त हमारी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन क्या थी, परचेस कॉस्ट क्या मानी जाएगी यहाँ पे हमारी परचेस कॉस्ट मानी जाएगी 5,80,000 रुपए, क्योंकि हमने 5,80,000 को स्टॉक बेचकर, है ना, 22-23 में 5,80,000 को स्टॉक बेचकर नेक्स्ट डे 5,80,000 का स्टॉक वापस परचेस कर लिया था। तो आपकी परचेस कॉस्ट कितनी मानी जाएगी यहाँ पे, 5 लाख नहीं मानी जाएगी। 5,80,000 आपने इन्वेस्ट किया ना वापस, आपने परचेस वैल्यू कितनी थी, 5,80,000 की आपने परचेस किया वापस, तो 580 आपका कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन माना जाएगा, और यहाँ पे आपका लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन बनकर आएगा 70,000। ठीक है, यहाँ पे गलती हो गई है, तो ये 70,000 का भी प्रॉफिट आपका 1 लाख से कम है उस साल में, तो इस पे भी आपको कोई टैक्स नहीं लगेगा, समझ रहे, इस पे भी आपको कोई टैक्स नहीं लगेगा। तो अगर आप इस तरीके से टैक्स हार्वेस्टिंग कर रहे हो तो इस केस में आपका टैक्स का आउटफ्लो 0 होगा, इस केस में आपका टैक्स का आउटफ्लो 0 होगा, कुछ भी आपका टैक्स आपको नहीं लगेगा अगर आप टैक्स प्लानिंग कर रहे हो। ठीक है, अब लॉन्ग टर्म में किसको टैक्स प्लानिंग करनी चाहिए, लॉन्ग टर्म में टैक्स हार्वेस्टिंग किसको करनी चाहिए। देखिए, अगर आपको लग रहा है कि लॉन्ग टर्म में जाकर आगे चलकर आपका प्रॉफिट 1 लाख के ऊपर जा सकता है, टैक्स तो आपको 1 लाख के ऊपर ही लगेगा ना लॉन्ग टर्म ट्रेड में, तो अगर आपको लग रहा है कि आप एकदम किनारे पर आकर ठहर गए कि किसी इन्वेस्टमेंट पे आपको 90,000 रुपीज अभी अनरियलाइज प्रॉफिट दिख रहा है और आगे चल के आप और 1-2 साल के लिए उस स्टॉक को आप होल्ड करने वाले हो, ठीक है, तो पॉसिबल है कि वो प्रॉफिट 1 लाख के ऊपर चला ही जाए ना, आपका पॉसिबल है। और तो उस केस में आप अभी 90,000 का प्रॉफिट बुक कर दीजिए ताकि आपको जो 1 लाख रुपए का बेनिफिट गवर्नमेंट ने दिया है वो आपको मिल जाए इस साल में। ठीक है, और जब आप बेचेंगे तब आपको और एडिशनल उस साल के लिए जो एप्लीकेबल है आपको 1 लाख का बेनिफिट वो आपको मिल जाएगा, समझ रहे। तो कहने का मतलब ये है कि लॉन्ग टर्म ट्रेड्स में भी आप इस तरीके से टैक्स प्लानिंग कर सकते हो, टैक्स हार्वेस्टिंग आप कर सकते हो। तो ऐसा प्लानिंग करके आप हर साल, है ना, लॉन्ग टर्म ट्रेड में हर साल 1 लाख रुपए के ऊपर आप टैक्स बचा सकते हो, 1 लाख रुपए के गेन के ऊपर आप टैक्स बचा सकते हो। क्यों? क्योंकि 1 लाख तक तो आपका प्रॉफिट माफ है, ठीक है, 1 लाख तक का आपका प्रॉफिट टैक्सेबल नहीं है, एग्जम्प्ट है। ठीक है, तो हर साल आप 1-1 लाख तक प्रॉफिट बुक करते जाए लॉन्ग टर्म ट्रेड में, वापस उन स्टॉक को परचेस करे, वापस होल्ड करे, ठीक है, तो आपको हर साल 1-1 लाख पे आपको कोई टैक्स नहीं लगेगा। अब बहुत से लोग यहाँ पे ऐसे होगी कि बहुत बहुत लंबे टर्म के इन्वेस्टर होते हैं, है ना, 10-10, 15-15 साल के आप होल्डिंग करते हो, तो आप ही इमेजिन करें कि आप हर साल 1 लाख का प्रॉफिट बुक कर रहे हो अगर, तो आप कितना टैक्स आप बचा सकते हो, माशाल्लाह। ठीक है, तो ये हमने डिस्कशन किया टैक्स हार्वेस्टिंग के बारे में। मुझे पता है यहाँ पे जो ग्रुप पे हमारे जुड़े हुए मेंबर्स है, ये बहुत से मेंबर्स स्विंग ट्रेडिंग ही करते हैं मोस्टली। लॉन्ग टर्म ट्रेड में भी अभी अल्हम्दुलिल्लाह डॉक्टर नईम साहब के गाइडेंस में लोग आगे बढ़ रहे हैं, है ना, तो उनके लिए भी ये फायदेमंद चीज हो सकती है। मेथड नंबर 2 टैक्स हार्वेस्टिंग। तो हमने 2 मेथड डिस्कस किए। पहले तो मेथड था हमारा टैक्स लॉस हार्वेस्टिंग, ये सबके लिए एप्लीकेबल है। इसमें क्या करनी है 3 चीजें मैंने आपको बता दी, आई होप आपको अच्छी तरीके से समझ आई हो। और टैक्स हार्वेस्टिंग सिर्फ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के लिए एप्लीकेबल है, लॉन्ग टर्म वाले ट्रेडर जिन्होंने स्टॉक लेकर 1 साल उसको देखा नहीं, 1 साल तक उसको कुछ बेचा नहीं और उसके बाद बेचने वाले हैं, है ना, उनके लिए टैक्स हार्वेस्टिंग की मेथड एप्लीकेबल है। ठीक है, तो अब ये सब कुछ हमने टैक्स प्लानिंग के बारे में डिस्कस कर लिया। तो आप इस तरीके से टैक्स प्लानिंग इक्विटी स्टॉक के लिए कर सकते हो। इसके अलावा भी कोई मेथड हो सकते, है ना, इसके अलावा भी मेथड हो सकते, इसके अलावा भी बहुत सारे मेथड्स हो सकते हैं, बट मेरे जहन में जितनी बातें आई वो मुझे लगा कि मैं आपसे शेयर कर दूं। अब टैक्स प्लानिंग करते वक्त आपको कौन से पॉइंट्स ध्यान में रखने हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको कौन से ध्यान में रखने हैं, ये आपको बताता हूँ। ठीक है, जैसे कि मैंने आपको टैक्स हार्वेस्टिंग के केस में बताया, फिर टैक्स लॉस हार्वेस्टिंग के केस में बताया। आपको कुछ स्टॉक अगर आगे के पीरियड के लिए होल्ड करना है तो आपको नेक्स्ट डे वो स्टॉक वापस परचेस करने वाले हो गया। ठीक है, तो उस केस में अवेलेबिलिटी ऑफ लिक्विडिटी फंड्स आपको दिखनी चाहिए, क्योंकि क्या होता है कि आप अगर कोई स्टॉक बेच दे तो पूरे, मेरे ख्याल से पूरा फंड आपके डिमैट अकाउंट को तुरंत नहीं जमा होता। आई डोंट नो कि अगर लेटेस्ट कुछ रूल्स चेंज हुए होंगे तो, बट आपने 1 लाख का स्टॉक बेच दिया तो सेम डे या फिर नेक्स्ट डे तक आपके अकाउंट को उतने पैसे जमा नहीं हो जाते। ठीक है, तो आपको अगर नेक्स्ट डे ऑर्डर प्लेस करनी है तो उतना बैलेंस आपके डिमैट अकाउंट को होना चाहिए, आपके ट्रेडिंग अकाउंट में होना चाहिए। ठीक है, हाउ टू डू इट प्रैक्टिकली कैसा चेक करना है मैंने आपको बता दिया कि आपको कैसा कैपिटल गेन का रिपोर्ट निकालना है। ज़ीरोधा में से टैक्स P&L का स्टेटमेंट आप डाउनलोड कर ले, है ना, या फिर आपका जो कोई भी ब्रोकर हो उसका टैक्स कैपिटल गेन लॉस का स्टेटमेंट बोलते हैं उसे, कुछ ब्रोकर्स, है ना, कुछ ब्रोकर्स टैक्स रिपोर्ट बोलते हैं, है ना। तो आपके लिए
कौन सा रिपोर्ट एप्लीकेबल है वो डाउनलोड करें, आज के आज करें। ये सब एक्टिविटी आपको कब तक करनी है, आपको मार्च के एंड तक आप कर सकते हो। मार्च के एंड तक जो कुछ भी आप ट्रांजेक्शन करोगे वो इस साल में काउंट किए जाएंगे। तो मैं नहीं कह रहा कि कल के कल आप करने बैठ जाए, ऐसा कुछ नहीं है। आपको चाहिए, अगर कोई लॉस में स्टॉक चल रहा है, आपको लग रहा है कि मार्च तक प्रॉफिट में चला जाएगा, तो आप होल्ड कर सकते हैं। बट लॉस अगर आपको बुक करना है तो 31 मार्च के पहले ही बुक करना है, इस साल में कंसिडर करने के लिए। ठीक है, आगे एग्जम्पशन लिमिट 112A की लिमिट। 112A की लिमिट मतलब कौन सी बताई मैंने, 1 लाख की जो कैपिटल गेन की लिमिट है ना, 1 लाख की लॉन्ग टर्म वाले कैपिटल गेन की लिमिट, ये 1 लाख तो कोई टैक्स नहीं लगता, वो टोटलिटी में है। ठीक है, ड्यूरिंग द ईयर जो कुछ भी आप लॉन्ग टर्म वाले ट्रेड लोगे वो सब मिलाकर आपका टोटल प्रॉफिट काउंट करेंगे हम। ठीक है, सब मिलाकर आपका टोटल लॉन्ग टर्म वाला प्रॉफिट होगा 2.5 लाख, सब स्टॉक्स का मिला के। ठीक है, 2.5 लाख हो गया, तो उसमें से 1 लाख का आपको बेनिफिट मिल जाएगा। ये स्टॉक वाइज 1 लाख की लिमिट नहीं है। ठीक है, ये आपको ईयर के टोटलिटी के बेसिस पे आपको ये 1 लाख की लिमिट है। ठीक है, आगे की बात, सेट ऑफ लॉसेस। देखिए, सेट ऑफ लॉसेस का मतलब क्या है, बहुत सारे केसेस में ऐसे भी हो सकता है कि आपको शॉर्ट टर्म में आपको ड्यूरिंग द ईयर कोई भी प्रॉफिट नहीं हुआ, आपको लॉस ही हुआ। शॉर्ट टर्म ट्रेड अपने लिए उसमें आपको कोई भी प्रॉफिट नहीं हुआ, लॉस ही हुआ, बट आपको लॉन्ग टर्म में प्रॉफिट हो गया, रियलाइज हो गया आपको गेन। ठीक है, तो शॉर्ट टर्म वाला जो लॉस है वो लॉन्ग टर्म के प्रॉफिट के अगेंस्ट सेट ऑफ हो सकता है। मतलब शॉर्ट टर्म वाला लॉस आपके लॉन्ग टर्म के प्रॉफिट को कम कर सकता है। समझ रहे हैं आप, शॉर्ट टर्म वाला लॉस आपके लॉन्ग टर्म के प्रॉफिट को कम कर सकता है, बट लॉन्ग टर्म वाला लॉस आपके शॉर्ट टर्म के प्रॉफिट को कम नहीं कर सकता। ठीक है, छोटा भाई बड़े भाई को हेल्प कर सकता है, बट बड़ा भाई छोटे भाई को हेल्प नहीं करता। समझ रहे हैं आप, तो ये सेट ऑफ लॉसेस का है। कुछ लोगों के केसेस में, अब आगे ही कंसेप्ट बता रहा हूँ, कुछ लोगों के केसेस में ऐसा भी होगा कि सिर्फ शॉर्ट टर्म में ही लॉसेस हो गए, लॉन्ग टर्म ट्रेड हम करते ही नहीं, सिर्फ शॉर्ट टर्म वाले ही ट्रेड कर रहे और उसमें ही लॉसेस हो रहे। भाई हमारे पास तो प्रॉफिट ही नहीं है, तो टैक्स का मसला ही नहीं आता, तो क्या टैक्स प्लानिंग करना। सही बात है, आपका कोई प्रॉफिट ही नहीं है तो आपको कोई टैक्स का मसला आएगा ही नहीं, बट कभी ना कभी तो आपको इंशाल्लाह प्रॉफिट होगा, नेक्स्ट ईयर में आपको प्रॉफिट हो सकता है ना। तो आपको ये केस में क्या करना है कि आपको इस साल में जो कुछ भी लॉस हुआ उसका आप ITR फाइल कर दे 31 जुलाई के पहले पहले। इससे क्या होगा, समझो आपको इस साल में 10,000 का शॉर्ट टर्म वाला लॉस हो गया। ठीक है, तो आप अगर 31 जुलाई के पहले उन ट्रांजेक्शन को दिखा के, उसमें लॉस दिखा के अगर आपका ITR फाइल कर देते हो ना, तो इस लॉस को आप नेक्स्ट ईयर के लिए कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो। ठीक है, आप नेक्स्ट ईयर के लिए कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो, और नेक्स्ट ईयर जो कुछ भी आपका शॉर्ट टर्म का गेन हो उसमें से आप ये शॉर्ट टर्म वाला लॉस माइनस कर सकते हो। आप ये शॉर्ट टर्म वाला लॉस माइनस कर सकते हो, बट कब होगा, जब आप ITR फाइल करोगे, ITR में गवर्नमेंट को बताओगे कि मुझे शॉर्ट टर्म में इतना लॉस हुआ है। गवर्नमेंट को कैसा समझेगा, जब आप ITR फाइल करोगे, ITR में गवर्नमेंट को बताओगे तभी समझेगा ना। तो जब आप ITR फाइल करोगे, गवर्नमेंट को बताओगे कि मुझे शॉर्ट टर्म में इतना लॉस हुआ है, और वो भी बिफोर ड्यू डेट 31 जुलाई के पहले पहले, तब गवर्नमेंट को समझ में आएगा। ठीक है, तो आप जरूर ITR फाइल करें। अगर आपका लॉस है तो आगे चल के वो आपका प्रॉफिट कम कर देगा। ठीक है, और नेक्स्ट, अभी आपको फायदा नहीं हो रहा, नेक्स्ट ईयर, उसके नेक्स्ट ईयर आपको जब कोई भी प्रॉफिट हो आपको फायदा हो जाएगा। ऐसा आप 8 साल तक प्रॉफिट को कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो, अप टू 8 ईयर्स। मतलब अभी आपको लॉस हुआ, नेक्स्ट ईयर भी आपको प्रॉफिट नहीं हुआ, उसके नेक्स्ट ईयर भी नहीं हुआ, है ना। ऐसा 8 साल तक अभी का आप लॉस कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो, और जब कभी भी आपको प्रॉफिट हो तो उसके अगेंस्ट आप सेट ऑफ कर दे। उसके बाद उस ईयर में जो कुछ भी अगर आपका प्रॉफिट बच गया तो उस पर टैक्स पे करे, अगर नहीं बच रहा कोई प्रॉफिट तो कोई बात नहीं, आपको कोई टैक्स नहीं लगेगा। बट इसके लिए शर्त यह है कि आपको ITR फाइल करना है बिफोर ड्यू डेट। ड्यू डेट क्या होती है, 31 मार्च को हमारा फाइनेंशियल ईयर एंड होता है, उसके बाद का आने वाला जुलाई, 31 जुलाई, ये हमारी ITR फाइल करने की ड्यू डेट होती है। इस डेट के पहले आपको ITR फाइल करना है, और किसी भी हाल में अगर आपको ITR फाइल करना ही है तो बिफोर ड्यू डेट करें। ठीक है, दिसंबर तक वेट ना करते बैठे, क्योंकि क्या होता है बहुत से बार हमसे ITR फाइल करते वक्त गलतियां हो जाती है, पता नहीं होता क्या नहीं होता। तो अगर आप बिफोर ड्यू डेट फाइल करते हो तो आप ITR रिवाइज कर सकते हो। आफ्टर ड्यू डेट आपने ITR फाइल कर लिया तो आप कुछ नहीं कर सकते, बहुत मुश्किल चीज हो जाती है फिर। ठीक है, तो कोशिश करें कि 31 जुलाई के पहले आप ITR फाइल करें। ITR किसके लिए एप्लीकेबल है, ITR किसको फाइल करना है नहीं करना, इसका सेशन हम बाद में करेंगे इंशाल्लाह ताला, वो आज का टॉपिक नहीं है। बट आज ये लॉस से रिलेटेड बात आ गई तो मैंने आपसे बात डिस्कस कर ली। ठीक है, और ये जो मैंने आपको बात बताई, ये इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड्स में अगर आप में से कोई इन्वेस्ट कर रहा है, मुझे पता नहीं, ठीक है, बट बताना जरूरी है मेरे लिए। हलाल है नहीं है ये मेरा टॉपिक नहीं है आज का, ठीक है, बट इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड में अगर कोई डील कर रहा है तो उसके लिए भी सेम मेथड एप्लीकेबल होगी, क्योंकि
उसको भी इक्विटी शेयर्स की तरह ही माना जाता है। ठीक है, तो आप इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड में अगर आप इन्वेस्ट कर रहे हो तो आप इस तरीके से उस म्यूचुअल फंड की टैक्स प्लानिंग कर सकते हो। ठीक है, तो आज का जो मेन टॉपिक था हमारा टैक्स प्लानिंग के बारे में, तो उस पर अल्हम्दुलिल्लाह मेरे तरफ से जितने टॉपिक्स मुझे डिस्कस करने थे वो तो मैंने कर लिए। मैं एक बार देख लूं कि मेरे पास से कुछ छूट रहा है क्या। अपने आकिब भाई, मैं क्योंकि आपका टॉपिक माशाल्लाह काफी इंटरेस्टिंग और जरूरतमंद वाला है, तो आप जी। प्रेजेंटेशन रखते हुए क्वेश्चन ले लें तो काफी इफेक्टिव हो जाएगा प्रेजेंटेशन, क्योंकि काफी सारे लोगों के क्वेश्चंस होंगे। कुछ लोग मैसेज कर रहे हैं अपने एकेडमी पर। जी नहीं, क्वेश्चंस लेंगे ना डॉक्टर साहब, हम अभी क्वेश्चंस लेंगे अभी, बट खाली एक और टॉपिक डिस्कस करना था वो खाली मैं डिस्कस करूं कंप्लीट कर तो आगे हम कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, तो देखिए और एक टॉपिक की रिक्वेस्ट आई थी हमें एडवांस टैक्स के रिगार्डिंग। एडवांस टैक्स के रिगार्डिंग हमें रिक्वेस्ट आई थी। एडवांस टैक्स माने क्या है? एडवांस टैक्स माने जो कुछ भी आप गवर्नमेंट को टैक्स पे कर रहे हो, है ना, साल खत्म होने के बाद आप आपका कैलकुलेशन करोगे, उस पर टैक्स का कैलकुलेशन करोगे, वर्किंग करोगे और फिर गवर्नमेंट को टैक्स पे कर रहे हो। वो टैक्स को आपको गवर्नमेंट को एडवांस में पे करना है साल खत्म होने के पहले। साल कौन सा खत्म होने के पहले? 31 मार्च को फाइनेंशियल ईयर खत्म होगा, उसके पहले आपको गवर्नमेंट को वो टैक्स एडवांस में पे करना है। ठीक है, उसे कहते हैं एडवांस टैक्स। इसके लिए ड्यू डेट्स होती है अलग अलग, 4 ड्यू डेट्स होती है। ठीक है, उसमें की 3 ड्यू डेट्स अभी चली गई और लास्ट वाली ड्यू डेट जो थी वो अभी आने वाली है 15 मार्च। ठीक है, वो एडवांस टैक्स की पेमेंट करने की 4th इंस्टॉलमेंट की लास्ट डेट है। ठीक है, अब ये सब कुछ ठीक है, पे करना है, बट किसको पे करना है? सभी को थोड़ी पे करना है, सबको नहीं पे करना। अगर आपकी टैक्स लाइबिलिटी आपको लग रही है कि 10,000 के ऊपर जाएगी, अगर आपको लग रहा है कि मेरा टैक्स 10,000 के ऊपर जा सकता है, तो आपको एडवांस टैक्स पे करना मैंडेटरी है। ठीक है, मुझे कैसे पता चलेगा कि मेरी टैक्स लाइबिलिटी 10,000 के ऊपर जाएगी या नहीं? देखिए, अगर आप कोई कारोबार कर रहे हो या फिर आप ट्रेडिंग कर रहे हो, है ना, आपको कोई भी इनकम सोर्स हो, अगर आपने लास्ट ईयर 10,000 के ऊपर टैक्स पे किया है और उस तरीके का ही बिजनेस अभी इस साल चल रहा है, तो पॉसिबल है कि आपका इस साल भी टैक्स लाइबिलिटी आपकी 10,000 के ऊपर जाएगी। ठीक है, ये एक हो सकता है। या फिर आपने ड्यूरिंग द ईयर बहुत सारे कोई बड़े बड़े ट्रांजेक्शन कर लिए, कोई प्रॉपर्टीज बेच दी, स्टॉक मार्केट में बहुत सारा प्रॉफिट कमा लिया आपने, तो हो सकता है इस केस में भी आपकी टैक्स लायबिलिटी 10,000 के ऊपर जाए। तो आपको एक बार कैलकुलेट करके लेना है कि आपका टैक्स कितना आ रहा है। अगर आप कैलकुलेट कर सकते होगे तो ठीक है, अगर आप नहीं कर सकते होगे, मोटा मोटा तौर पे अंदाजा लगा दे। ठीक है, अगर आप नहीं कर सकते होगे तो किसी टैक्स प्रोफेशनल की आप हेल्प ले ले। तो अगर आपकी टैक्स लायबिलिटी अगर आपको 10,000 के ऊपर जा रही है इस फाइनेंशियल ईयर की 23-24 की, तो आपको जरूरी है कि आप उसे 4 इंस्टॉलमेंट में, जितनी भी आपकी टैक्स लायबिलिटी आएंगी उसे आप 4 इंस्टॉलमेंट में गवर्नमेंट को एडवांस में पे कर दे। ठीक है, 4 इंस्टॉलमेंट में 4 इंस्टॉलमेंट में के 3 इंस्टॉलमेंट की ड्यू डेट तो आपको चलेगी। ठीक है, अभी एक ड्यू डेट बच गई है जो कि है 15 मार्च। ठीक है, तो समझो आपको लग रहा है कि मेरा 20,000 का टैक्स पेबल आ सकता है। ठीक है, और इसके पहले की जो 3 इंस्टॉलमेंट में आपको पेमेंट करना था वो आपने नहीं कर दिया, तो आप 100% जो आपकी टैक्स ड्यू आ रहा है आपका वर्किंग के हिसाब से, उसे आप 15 मार्च तक आप गवर्नमेंट को पे करते। ठीक है, इसे कहते हैं एडवांस टैक्स। अगर आप पे नहीं करते तो क्या होगा? ठीक है, पे नहीं करते तो क्या होगा? गवर्नमेंट ने क्या बोला कि 10,000 के ऊपर आपकी टैक्स लायबिलिटी जा रही है तो आप 4 इंस्टॉलमेंट में हमें उसे एडवांस में पे कर दीजिए। अगर आप पे नहीं करते तो गवर्नमेंट उसके ऊपर आपको इंटरेस्ट लगाएगी, गवर्नमेंट उसके ऊपर आपको इंटरेस्ट चार्ज करेगी, बाकी कुछ नहीं होगा। बहुत कुछ पेनल्टी नहीं लेगी, है ना, कुछ परेशान नहीं करेगा कोई आपको, उसके ऊपर आपको इंटरेस्ट लग जाएगा। जब तक आप ITR फाइल नहीं करते और जब तक आप एक्चुअल टैक्स का पेमेंट नहीं करते, तब तक के पीरियड का आपको उसके ऊपर इंटरेस्ट लग जाएगा। तो इस इंटरेस्ट की लायबिलिटी से हमें बचना है। कभी कभी इंटरेस्ट की अमाउंट भी बहुत बड़ी बन जाती है ना, अगर आपका टैक्स का अमाउंट बड़ा है तो इंटरेस्ट की अमाउंट भी कभी कभी बहुत बड़ी बन जाती है। तो अगर आपको इस इंटरेस्ट के अमाउंट से, इंटरेस्ट की लायबिलिटी से बचना है, ठीक है, तो आपको जरूरी है कि आप एक बार आपका टैक्स वर्किंग कर ले। एक बार सोचिए कि आपने लास्ट ईयर कितना टैक्स पे किया था, तो इस साल उसके अप्रोक्सीमेट फिगर उसके वहां तक आ रही है क्या? ठीक है, तो उसको एक बार वर्किंग कर ले। और अगर आपको लग रहा है कि मेरा 10,000 के ऊपर जाएगा, तो जितना आपका टैक्स कैलकुलेट करके आ रहा है उसे 15 मार्च के पहले पहले तक भर दिए। अभी पहले 3 इंस्टॉलमेंट छूट गए, उसका क्या? वो छूट गए सो छूट गए, अभी उसको कुछ नहीं कर सकते। तो जो इंस्टॉलमेंट छूट गए उस इंस्टॉलमेंट का आपको इंटरेस्ट लगेगा। जब कब तक का? अगर समझो आपने 10 मार्च को पूरी एडवांस टैक्स की लायबिलिटी भर दी, तो उस डेट तक का आपको इंटरेस्ट लगेगा, पहले ड्यू डेट से लेकर के पहले ड्यू डेट से लेकर के जब तक आप एडवांस टैक्स का पेमेंट गवर्नमेंट को पूरा पेमेंट नहीं कर देते, तब तक का आपको इंटरेस्ट लगेगा। सो
बाकी कुछ नहीं, जो डेट चली गई वो चली गई, एक बार वर्किंग करके देख ले। अगर आपको नहीं लगता कि मेरी 10,000 के ऊपर कोई टैक्स लायबिलिटी जाएंगी तो फिर आपको आपके ऊपर कोई टैक्स लायबिलिटी नहीं है। नेक्स्ट चीज, टैक्स लायबिलिटी कैसे कैलकुलेट करनी है ये आपको पता हो तो अच्छा है, नहीं पता तो आप किसी की मदद ले ले, आपके टैक्स प्रोफेशनल की मदद ले ले। बट वो टैक्स लायबिलिटी कैलकुलेट करने के बाद अगर आपका कोई टीडीएस हुआ है, किसी ने आपका टीडीएस किया है, तो उस टैक्स लायबिलिटी में से टीडीएस माइनस हो जाएगा। अगर आपका किसी ने टीसीएस किया है तो उसमें से आपका टीसीएस माइनस हो जाएगा। और उसके बाद अगर आपकी 10,000 के ऊपर लायबिलिटी आ रही है, वो माइनस करने के बाद अगर 10,000 के ऊपर आ रही है ना, तब आपको एडवांस टैक्स एप्लीकेबल है। ठीक है, ये एक मोटा मोटा तौर पे बताया, बहुत टेक्निकल नहीं बता रहा मैं, क्योंकि बहुत टेक्निकल बताते बैठा तो बहुत मुश्किल हो जाएगा समझने के लिए। तो एक मोटा मोटा अंदाजा देने की मेरी कोशिश है। तो एक एडवांस टैक्स की बात हमने आज डिस्कस कर ली। ये बात आप हमेशा याद रखें, ठीक है, हमेशा इस चीज को याद रखें। कौन सी ड्यू डेट होती है? पहली ड्यू डेट होती है 15 जून, ठीक है, फिर होती है 15 सितंबर, फिर होती है 15 दिसंबर, और फिर होती है 15 मार्च। ठीक है, 4 ड्यू डेट्स होते हैं। 4 ड्यू डेट में आपका समझो आपने पहले ही साल की शुरुआत में आपका एस्टिमेट लगा दिया कि 20,000 टैक्स लायबिलिटी आ रही है, तो 15 जून तक आपको उस टैक्स लायबिलिटी का 15% का इंस्टॉलमेंट भरना होता है। कितना? 15% का इंस्टॉलमेंट आपको फर्स्ट ड्यू डेट को भरना होता है 15 जून को। सेकंड इंस्टॉलमेंट आपको भरना होता है 15 सितंबर को, वो होता है 45%। 45% मतलब टोटल टैक्स लायबिलिटी का जितना आपने वर्किंग किया है उसके 45% तक आपको उस डेट तक अमाउंट पे कर देनी है गवर्नमेंट को। 45% तक अमाउंट आपको पे कर देनी है। ठीक है, अगर 20,000 है तो 20,000 के 45% कितना आ रहा है वो आपको देखना है। ठीक है, और फर्स्ट इंस्टॉलमेंट प्लस सेकंड इंस्टॉलमेंट ये दोनों मिलाकर आपने उस डेट तक उतनी अमाउंट पे कर देनी चाहिए। इसीलिए मैं आपको ड्यू डेट नहीं बता रहा था, क्योंकि ये बहुत कंफ्यूजिंग हो जाएगा। ठीक है, तो याद रखिए 4 ड्यू डेट होती है। अगर अभी तक आपने पे नहीं किया तो मार्च का आप इंस्टॉलमेंट पे कर दे। ये कर दिया हमने एडवांस टैक्स की बात। ठीक है, आगे की एक और इम्पोर्टेंट बात, एक रिक्वेस्ट और एक आई थी। देखिए, जो कोई भी लोग अपना आईटीआर फाइल कर रहे हैं, ठीक है, या फिर आपने रजिस्टर करवाया है इनकम टैक्स के पोर्टल में, तो जरूरी है कि आप इनकम टैक्स के पोर्टल में अपना ही ईमेल आईडी और अपना ही मोबाइल नंबर दे, किसी और का ना दे। क्योंकि क्या होता है ना, बहुत से बार ऐसा होता है कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के पास से कम्युनिकेशन आ गया और आपको पता ही नहीं चलता, क्योंकि आपका वहां पे मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी है नहीं। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के पास से कोई मेल आ गया, अगर आपका ईमेल आईडी है तभी आपको पता चलेगा ना। अगर आपको समझो कोई नोटिस आ गई, उस नोटिस का उन्होंने रिप्लाई मंगवाया 30 डेज में, आपने रिप्लाई नहीं दिया, तो उसके ऊपर एक्शन ले सकते हैं आपके अगेंस्ट। वो थोड़ी ना बोलेंगे कि आपने किसी और का ईमेल आईडी दिया था, आपने किसी और का मोबाइल नंबर दिया था, चलो जाने दो, माफ कर देते, आप भी रिप्लाई दे दो। ऐसे नहीं होता। तो ये ध्यान रखिए, आप एक बार चेक करें कि आपके इनकम टैक्स के पोर्टल पे अगर आप रजिस्टर्ड हो, अगर आप आईटीआर फाइल कर रहे हो तो आप तो रजिस्टर्ड हो गई। ठीक है, अगर आप रजिस्टर्ड हो तो वहां पे ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर आप ही का होना चाहिए। और अगर आपको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की तरफ से कोई कम्युनिकेशन आता है तो उसमें बिल्कुल भी ढिलाई ना करे। ठीक है, बिल्कुल भी कोताही ना करे। अगर डिपार्टमेंट बोल रहा है कि आपको 10,000 रुपए की टैक्स पेएबल आ रहा है, ऐसा आपको उन्होंने कुछ आपको इंटीमेशन भेज दिया, कोई नोटिस आ गई, और आप एकदम देखेंगे बाद में करते क्या होगा, कुछ नहीं होता, अरे बहुत परेशानी हो जाती है आगे चल के। क्योंकि उसके लिए उसको रिप्लाई देने का वक्त अगर निकल गया या फिर अपील करने का वक्त अगर निकल गया तो फिर आगे चल के बहुत परेशानी हो जाती है, तो आप आगे कुछ नहीं कर सकते। समझ रहे? तो इन चीजों को बहुत सीरियसली ले। ठीक है, तो इसलिए सबसे पहले आप आपका मोबाइल नंबर दे, आपका ईमेल आईडी दे, ताकि जो कुछ भी कम्युनिकेशन हो आपके तरफ है, और जो कुछ भी कम्युनिकेशन है उसे सीरियसली पढ़े, सीरियसली ध्यान दे। अगर आपको खुद को नहीं समझ में आ रहा तो किसी प्रोफेशनल की आप हेल्प ले ले, बट उसे इग्नोर ना करें। तो बहुत बहुत शुक्रिया आज इस सेशन के लिए जुड़ने के लिए मेरे साथ। मेरी भी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं चल रही थी, तो माफ करना अगर थोड़ा बहुत मैंने फास्ट ले लिया हो, है ना। तो आई होप आपको आज के सेशन से हेल्प मिली होगी, मुझसे कुछ ना कुछ आपके नॉलेज में कंट्रीब्यूट हुआ होगा। मुझे पता है यहाँ बहुत से लोग ऐसे भी होंगे ये जिनको ये सारी चीजें ऑलरेडी पता होगी, जो बहुत नॉलेजेबल होंगे, मुझसे भी बहुत ज्यादा उनको नॉलेज होगा, आई नो। बट ये जो सेशन रखा था ये हमने कॉमन लोगों के लिए रखा था, जिनको कुछ पता नहीं होता। ठीक है, एडवांस लेवल का नॉलेज अगर हम डिस्कस करने बैठे तो कोई सेशन अटेंड नहीं करेगा। ठीक है, तो आसान भाषा में मुझे जितना समझाने की मैंने कोशिश कर पाया, मैंने उतनी की। आई होप आप सबको इसका फायदा हुआ हो।
बहुत बहुत शुक्रिया जी। डॉक्टर साहब, ओवर टू यू। बहुत बहुत शुक्रिया। मैं खुद इतना इन्वॉल्व था आपके सेशन को, पॉइंट्स भी नोट करते जा रहा था। उम्मीद है कि मेरे जितने भी जो ऑडियंस यहाँ पे बैठी है ये जरूर फॉलो की होंगे। अब रहा, क्योंकि आपका सेशन काफी माशाल्लाह प्रैक्टिकली इसको इम्प्लाई करना होता है, कुछ लोगों के कैलकुलेशंस में भी कुछ मुश्किल हो सकती है, जैसे मेरी होती है, जहां पे आप मुझे हेल्प कर देते हैं। तो आप लाइव में जुड़े हैं, आपके साथ हमारे टैक्समैन, हमारे इस्लामिक स्टॉक के आप ही हैं ऑफिशियली माशाल्लाह। तो चलिए, जो लोग जिस टाइप का भी क्वेश्चन पूछना चाह रहे हैं, सिर्फ क्वेश्चन इक्विटी टैक्स इवेजन का या टैक्स प्लानिंग कैसे करना उसके पूछिए जी, प्लीज। जिसके जिसके सवाल है। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी भाई। जी, मोहम्मद अशरफ बोल रहा हूँ। मेरा ताल्लुक मस्जिद में इमामत की खिदमत से है। तो मेरा सवाल ये था कि जो मुदर्रिसीन हजरात है, इमाम हजरात है, जिनको ट्रस्ट सैलरी देता है बैंक के जरिए या मस्जिद से मिलती है, तो इस सिलसिले में थोड़ी गाइड कर दे तो मुनासिब रहेगा। ओके, मतलब वो सैलरी पर्सन गिने जाएंगे या नहीं पे गिने जाएंगे, क्या होगा? जी जी, माफ करिए ये वो सैलरी पर्सन गिने जाएंगे या नहीं गिने जाएंगे? उनको जो सैलरी मिलती है वो टैक्स में गिनी जाएगी? बिल्कुल सैलरी गिनी जाएंगी। आप वहाँ पे जॉब कर रहे हो, ठीक है, आपको वो तनख्वाह दे रहे हैं, है ना, तो उसको आपका सैलरी में ही काउंट किया जाएगा। अब इसके लिए आपको आईटीआर फाइल करना है नहीं करना, इसके लिए हम इंशाल्लाह एक सेपरेट सेशन रखेंगे, ठीक है, क्योंकि इस पे अगर हम करने बैठ जाना तो ये बहुत बड़ा टॉपिक है, ठीक है। तो हम इसके लिए जरूर सेपरेट सेशन रखेंगे। और आपका क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत सी क्वेरीज आते रहती है हमारे पास इस बारे में, लोगों को पता नहीं होता, एकदम सही बात है। बट मुझे लगता है कि बेहतर होगा कि हम इसे एक अलग से सेशन में डिटेल्ड तौर पर डिस्कस करें। अभी मैं इसको इतना जस्टिस नहीं दे पाऊंगा आपके क्वेश्चन को, ठीक है। बट एक बात रखिए कि आपका इनकम है या आपकी सैलरी है, ठीक है, तो इसमें कुछ ना कुछ टैक्स का इशू बन सकता है, इतना आप ध्यान रखें, ठीक है। क्वेश्चन था। वालेकुम अस्सलाम। ऑफ शेयर के बारे में क्वेश्चन था। मैंने जो है लास्ट ईयर मेरे ब्लड रिलेशन के अंदर शेयर गिफ्ट कर दिए थे और फिर उसी अकाउंट से उसे सेल भी कर दिया हुआ है। अब वो अकाउंट से जब किया हुआ तो उनकी टोटल इनकम जो है 2.5 लाख के अंदर है। तो अब टैक्स किसके अंदर किसे काउंट करना होगा? अच्छा, उनकी कोई और इनकम है? उनके अकाउंट के अंदर एक इनकम आती है बैंकिंग में, लेकिन वो दैट इज नॉट देयर इनकम, वो उनकी इनकम नहीं है। वो कुछ रेंट वगैरह आता रहता है, तो डिक्लेयर नहीं है। उन्होंने आज तक आईटीआर फाइल किया ही नहीं है। ओके, देखिए कैसा होता है ना कि आपने जो कुछ भी शेयर्स ब्लड रिलेशन में गिफ्ट कर दिए, ठीक है, वो उनके शेयर्स हो गए, ठीक है। जब वो शेयर्स को बेचेंगे, ठीक है, तब उनको प्रॉफिट लॉस का ये आएगा, टॉपिक आएगा, कॉन्सिक्वेंसेस आएंगे, ठीक है। अब उन्होंने शेयर्स बेच दिए, तो आपने खुद ने जिस कॉस्ट पे उस शेयर्स को परचेस किया था ना, वो उनकी कॉस्ट मानी जाएगी। आपने जितने पीरियड को होल्ड किया था प्लस उनका पीरियड, होल्डिंग पीरियड, वो कंसिडर किया जाएगा, वो शॉर्ट टर्म है या लॉन्ग टर्म है मानने में, ठीक है, समझ रहे आप। अगर आपने समझो गिफ्ट करने के पहले 6 महीने के लिए पीरियड होल्ड किया था और उन्होंने 2 महीने होल्ड करके बाद में बेच दिया आपने गिफ्ट करने के बाद, तो ये 8 महीने का होल्डिंग पीरियड हो गया टोटल, ठीक है। तो ये शॉर्ट टर्म वाला ट्रेड माना जाएगा और आपने वाला ट्रेड माना जाएगा। और आपने परचेस किया था, आपने 10,000 को परचेस किया, उन्हें गिफ्ट, ठीक है, तो उनके उसका परचेस तो कुछ हुई नहीं, ठीक है, बट उन्होंने 12,000 को सेल कर दिया, तो 12,000 माइनस आपकी जो परचेस कॉस्ट थी वो माइनस की जाएगी 10,000, ठीक है, तो 2,000 पे उस पर टैक्स कैलकुलेट होगा, ठीक है। आगे की चीज, अगर उनका स्टॉक मार्केट के अलावा कोई और इनकम नहीं है, ठीक है, स्टॉक मार्केट के अलावा उनका कोई और इनकम नहीं है, वो रेसिडेंट इंडियन है, उनका स्टॉक मार्केट के अलावा कोई इनकम नहीं है, तो 2.5 लाख तक उनको कोई टैक्स नहीं लगेगा, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पॉइंट बता रहा हूं मैं, स्टॉक मार्केट के अलावा अगर कोई इनकम नहीं है उनका, तभी एप्लीकेबल है, तभी आपको 2.5 लाख तक कोई टैक्स नहीं लगेगा, क्योंकि 2.5 लाख तक का आपको बेसिक एग्जम्पशन का लिमिट मिल जाता है। ये नॉन सीनियर सिटीजन के लिए बता रहा हूं मैं, ठीक है। तो 2.5 लाख तक का आपको कोई टैक्स नहीं लगेगा। अगर स्टॉक मार्केट के अलावा उनका कोई इनकम है तो 2.5 लाख के लिमिट में पहले वो इनकम काउंट किया जाएगा, और उसमें से अगर 2.5 लाख में से कुछ अमाउंट बच रही है, बेसिक एग्जम्पशन लिमिट में से कोई अमाउंट बच रही है, तो उसमें से आपका शेयर मार्केट वाला गेन माइनस होगा। जैसे कि फॉर एग्जांपल, अगर आपको रेंट मिल रही है 2 लाख रुपए,
सालाना रेंट मिल रही है 2 लाख रुपए, और आपको स्टॉक मार्केट पे 1 लाख का प्रॉफिट हो गया, ठीक है। और डिप में जाऊंगा नहीं, इसमें भी और सारे प्रोविजन होते हैं, बट आपको एक मोटा मोटा तौर पे अंदाज दे दूं, रेंट छोड़िए, इंटरेस्ट मिल रहा है, 2 लाख रुपए इंटरेस्ट मिल रहा है, ठीक है। और आपको शेयर मार्केट से आपको 1 लाख का प्रॉफिट हुआ, तो 2.5 लाख में से पहले 2 लाख इंटरेस्ट के लिए यूज हो गए, बेसिक एग्जाम्पशन में से फिर 2 लाख इंटरेस्ट के लिए यूज हो गए, और 1 लाख का जो आपका प्रॉफिट है उसमें से सिर्फ 50,000 का आपको लिमिट यूज होगा। 2.5 लाख वाला जो 50,000 बचा था ना, वो सिर्फ 50,000 यूज होगा, और बाकी जो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन आपका है 50,000, उसके ऊपर टैक्स कैलकुलेट होगा। समझ रहे आप? तो अगर उनका बाकी कोई इनकम नहीं है और उनका प्रॉफिट है, गेन है, वो जो 2.5 लाख तक आ रहा है, तो फिर उनको कोई टैक्स नहीं लगेगा इंशाल्लाह ताला, ठीक है। वालेकुम वालेकुम सलाम वरहमतुल्लाह। सर, सबसे पहली बात ये थी कि जैसे ITR फाइल कैसे मोहम्मद करें, कफील, कहाँ आपकी से? आवाज बहुत धीमी आ रही है, जरा ऊंचा बोलो। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, बोलिए। भाई मेरा एक डाउट था, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन 15% बोले थे। जी, कुछ ऑडिटर्स बोल रहे हैं अगर सिर्फ ट्रेड ही कर रहे हैं, ट्रेड अगर एक साल में बहुत ज्यादा ट्रेड्स लेके प्रॉफिट एंड लॉस हुआ तो बिजनेस गेन माना जाएगा, जिसका जी। जो 30% हो रहा है। हम्म। जो क्या अब हमें 15% कैपिटल गेन देना पड़ेगा या बिजनेस गेन के हिसाब से 30% देना पड़ेगा? देखिए कैसा होता है कि आपके ऊपर डिपेंड है कि आप जो ट्रेडिंग कर रहे हो उसे आपको क्या डिक्लेयर करना है, ये आपके ऊपर डिपेंड है, ठीक है। अगर आप उसे डिक्लेयर कर देते हो ITR फाइल करते वक्त कि हम बिजनेस कर रहे हैं, ये हमारा कैपिटल गेन नहीं है, ऐसा आप गवर्नमेंट को एक बार डिक्लेयर कर देते हो ना, तो फिर वो हमेशा आपका बिजनेस वाला ही गेन माना जाएगा। समझ रहे हो आप? तो हमेशा आपका बिजनेस वाला ही गेन माना जाएगा। तो फिर बिजनेस वाला जो गेन होता है उसके लिए कौन सी टैक्स स्लैब एप्लीकेबल होते हैं? जो 2.5 लाख तो कोई टैक्स नहीं लगता, 2.5 लाख से 5 लाख, 5 लाख से 10 लाख, 10 लाख के ऊपर 30%, है ना। तो उस तरीके से उसमें टैक्स का कैलकुलेशन होगा। अगर आप ये बिजनेस वाला इनकम डिक्लेयर करते हो तभी होगा, गवर्नमेंट ऐसा डायरेक्टली अज्यूम नहीं करेगी। अगर आपने डिक्लेयर कर दिया कि ये हमारा बिजनेस है, या हम इसे बिजनेस के तौर पे करते हैं शेयर मार्केट को, ठीक है, और ये हमारा कैपिटल गेन नहीं है, तो अगर आपका उस केस में 10 लाख के ऊपर प्रॉफिट चला जाता है ना, तब आपको 30% के मुताबिक 10 लाख के ऊपर जितना टैक्स है आपका, उसके ऊपर आपको 30% के मुताबिक आपको टैक्स देगा। लेकिन अगर आप बहुत सारे ट्रेड कर रहे हो, ठीक है, और फिर भी अगर आप उसे कैपिटल गेन ही डिक्लेयर करना चाहते हो तो आप कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ऐसा कोई कंपल्शन नहीं है, ऐसा कोई कंपल्शन नहीं है, ठीक शुक्रिया है। शुक्रिया। 15% के मुताबिक आप टैक्स भर सकते हो, बट अगर आपने एक ITR में डिक्लेयर कर दिया कि मेरा बिजनेस है, तो नेक्स्ट ईयर आप नहीं बोल सकते कि ये मेरा कैपिटल गेन है, तो आपको वही फॉलो करना होगा आगे चल के। इसके ऊपर केस लॉज है, ठीक है, केसेस हुए इस रिगार्डिंग, तो उसके ताल्लुक से मैं आपको बता रहा हूँ कि एक बार आपने उसका बिजनेस डिक्लेयर कर दिया तो आपको उसे बिजनेस लेकर ही आगे बढ़ना होगा। उसी तरीके से हर साल आपको ट्रीटमेंट दिखानी होगी। बट अगर आप उसको कैपिटल गेन नहीं दिखा रहे हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं, आप कितनी भी ट्रांजेक्शन कर ले, शॉर्ट टर्म में तो बहुत ट्रांजेक्शन होते हैं, कितने भी आप कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है, कोई इश्यू नहीं। जी अस्सलाम वालेकुम अकीब भाई, मेरा एक वालेकुम सवाल है। अस्सलाम। जी, मैं जॉब करता हूँ और गवर्नमेंट जॉब में हूँ, प्राइमरी सेक्टर में, और साथ में ये आप स्टॉक में मेरा ये भी है, और एक वाइफ के नाम से भी एक इसमें जीरोधा में खुलवाया हूँ, तो फिर इसका कैसे करना होगा इसके लिए टैक्स का? देखिए, हाँ देखिए, अभी जो आपके अकाउंट पे से हो रहा है, ठीक है, वो उसका तो आपको खुद को ही टैक्सेशन होगा, ठीक है। जो सैलरी आपकी आ रही है प्लस स्टॉक मार्केट का जो कुछ भी इनकम है वो आप ही का टैक्सेशन होगा, पहली बात। सेकेंडली, अगर आपने आपके वाइफ को लोन दिया है, अमाउंट उधार दिए ट्रेडिंग करने के लिए, ठीक है, और वो ट्रेडिंग कर रही है, ठीक है, समझ पा रहे हो आप मेरी बात, तो उनका इनकम ट्रीट होगा, आपका इनकम ट्रीट नहीं होगा, ठीक है। अगर आपने उनको अमाउंट गिफ्ट दे दी कि ले लो भाई ये पैसे ले लो, इसमें से आप ट्रेड कर लो, क्या इनकम होगा वो आप रख लो या फिर मुझे दे दो, तो उस केस में उनको जो कुछ भी प्रॉफिट होगा ना वो आप ही का प्रॉफिट माना जाएगा, उसे क्लब किया जाएगा, ठीक है। अगर आपने उनको अमाउंट लोन दे दी, उधार दे दी, वो अमाउंट आप उनसे मांग सकते हो आगे चलकर, है ना, ऐसे दे दी, ऐसा कोई फॉर्मल डॉक्यूमेंट तो हम नहीं बनाते, ठीक है, बट आप में दोनों में एक अंडरस्टैंडिंग है कि अमाउंट लोन की है, तो वो केस में जो कुछ भी प्रॉफिट लॉस हो उसके ऊपर वो उनके ITR में दिखाया जाएगा, वो उनका ट्रीटमेंट होगा, इनकम ट्रीट होगा, आपके इनकम को प्लग नहीं होगा, ठीक है। बट आपने उनको अमाउंट दे दी, ऐसे दे दी, गिफ्ट के तौर पे दे दी, ठीक है, और फिर उसमें से जो कुछ भी उनका गेन हो रहा है तो वो आपके इनकम में क्लब हो जाएगा,
समझ रहे आप? तो इस तरीके से आप प्लानिंग करें। और शुक्रिया। ये आखिर ये भाई दोनों एक अपने स्टॉक्स वाला और क्या कहते हैं सैलरी वाला दोनों मिला करके एक साथ वो होगा, जुड़ा जी जाएगा। जी सर, आपका साल में जो कुछ भी आपका इनकम हुआ होगा, सैलरी बोलिए, शेयर मार्केट का बोलिए, हाउस प्रॉपर्टी का रेंट बोलिए, अदर सोर्स का कोई इनकम हो, इंटरेस्ट वगैरह का कोई इनकम हो, इस सबको मिला के आपका टोटल इनकम कैलकुलेट होता है और उस सब पे टैक्स लगता है। खाली कैपिटल गेन के लिए रेट ऑफ टैक्स अलग है, 15%, 10%, और बाकी कुछ इनकम से उनके लिए रेट ऑफ टैक्स अलग है, उनके लिए स्पेसिफिक रेट लगता है। बट आपका साल में जो कुछ भी आपको इनकम होगा उससे हम खत्म होने के बाद वर्किंग करेंगे, समझ रहे? अच्छा, इसका टैक्स जमा करना कब तक? जैसे सैलरी का तो वो लोग काट लेते हैं इंस्टीट्यूशन वाले, सैलरी का और काट आप लेते हैं, सही बात है, सैलरी का काट लेते हैं। सैलरी का आपको गवर्नमेंट को जमा नहीं करवाना, बट आपको आईटीआर में बताना पड़ता है कि मुझे इतनी सैलरी आई है और उस पर इतना मेरा टैक्स कटा है। ठीक है, ये आपको आईटीआर फाइल करना जरूरी है, पहली चीज। ये आपका आईटीआर में दिखाना जरूरी है। और ये टैक्स जमा करना कब पड़ेगा? जैसे अप स्टॉक्स वाला ये जो भी इनकम हुआ, ये बता रहा हूँ आपको मैं। आपका ईयर खत्म हो जाएगा 31 मार्च को। आपका आईटीआर फाइलिंग का ड्यू डेट है, मतलब लास्ट डेट फाइलिंग है, मतलब जिस डेट तक आप फाइल कर सकते हो वो डेट है 31 जुलाई। तो 31 जुलाई के पहले पहले आपको आईटीआर फाइल करवाना है। तो आईटीआर फाइल करने के पहले आपको टैक्स पे कर देना है शेयर मार्केट पे का। ठीक है, अगर समझो आप 10 जुलाई को आईटीआर फाइल करने जा रहे हो, आप फाइल करने वाले हो, तो उसके पहले आपको उसका टैक्स पेमेंट करना है। और टैक्स पेमेंट की डिटेल्स आपको आपके आईटीआर में मेंशन करनी है कि मैंने, देखिए ये मैंने ट्रेड लिए, इसमें मेरे को इतना प्रॉफिट हुआ, उसके ऊपर का मैंने ये टैक्स पे किया है, उसके चालान की डिटेल्स ये। तो आईटीआर फाइल करने के पहले आपको टैक्स पे करना है, और वो टैक्स पेमेंट की डिटेल्स जो आपको चालान जनरेट होगा वो आपको आपके आईटीआर में मेंशन करने हैं। जी, 31 मार्च के बाद और जुलाई से पहले, जुलाई से पहले, 31 जुलाई से पहले। सही जी, जज़ाकल्लाह। मैं वाजिद बात कर रहा हूँ। एक हमारे सिस्टर का सवाल ले लेते हैं, काफी देर से मैं वेट कर रहा हूँ। वो हमारी सिस्टर सामने से नहीं आके पूछेंगे, तो आप नेक्स्ट क्वेश्चन कर लें प्लीज, इजाजत है? जो भी भाई साहब बीच में पूछेंगे। ओके वाजिद भाई, जज़ाकल्लाह। हमारी सिस्टर ने बड़ा बेहतरीन सवाल पूछा है। ये सवाल लाखिब भाई मैंने शायद आपको पहले भी पूछा था, तो ये बड़ी इंटरेस्टिंग चीज हमारी सिस्टर ने पूछी कि अगर बाय सेलिंग द शेयर्स एंड बाइंग द सेम शेयर्स द नेक्स्ट डे, यानी आपने अभी इस सेशन में भी कहा कि आप शेयर आज बेच दिए, वो नेगेटिव वाला, यानी जिससे आप लॉस बुक कर रहे हो, और वही शेयर को आप नेक्स्ट डे परचेस कर रहे हो ताकि हम टैक्स को बचा सकें। क्या लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स इस एक्शन से वो लूज द बेनिफिट नहीं करेंगे जो कंपाउंडिंग से होने वाला था, और दे विल आल्सो लूज द एवरेज प्राइस एंड नंबर ऑफ शेयर्स एज ए लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर? ये सवाल जी। देखिए, मैंने आपको पहले ही बताया कि आज आप बेच रहे हो, तो कल जब आप परचेस करने जाओगे तब कुछ ना कुछ थोड़ी बहुत प्राइस चेंज हो सकती है। ठीक है, नेगेटिव भी जा सकती है प्राइस, पॉजिटिव भी जा सकती है, तो उतनी आपको रिस्क लेनी पड़ेगी, उतना आपको सोचना पड़ेगा। ठीक है, उतना भी अगर आप ये नहीं कर पाओगे तो फिर मुश्किल है। ठीक है, थोड़ी बहुत प्राइस बढ़ती है, अगर बहुत बढ़ गई 10-15% से एक दिन में शेयर बढ़ गया तो बात अलग है लेकिन 1-2% का स्टॉक में चेंज हो रहा है, अगर प्राइस कल के दिन कम हो जाती है तो आपको और फायदा है। ठीक है, अगर बढ़ जाती है तो थोड़ा बहुत आपको नुकसान हो जाएगा, पहली चीज। तो प्राइस में थोड़ी बहुत चेंज हो जाएगा, 1-2% का आपको लॉस हो सकता है। ठीक है, बट आप कितना टैक्स बचा रहे हो, है ना, प्रॉफिट आप बुक करके आप कितना टैक्स बचा रहे हो, इसका आप वर्किंग कर ले, कैलकुलेशन कर ले, और एक कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस कर ले कि अगर समझो मुझे 90,000 रुपीज का मैं अभी प्रॉफिट बुक कर रही हूँ, ठीक है, तो 90,000 पे 10% के मुताबिक मैं 9,000 रुपए टैक्स बचा रही हूँ आज। ठीक है, और मैं अगर कल परचेस करने जा रही हूँ तो मुझे एडिशनल अमाउंट कितनी पे करना पड़ सकती है परचेस करते वक्त? अगर समझो 1% से अगर स्टॉक की प्राइस बढ़ जाए तो मुझे एडिशनल अमाउंट कितनी पे करना पड़ सकती है मुझे इन्वेस्टमेंट के लिए, वो आप वर्किंग करके देख ले एक बार। ठीक है, यहाँ तक बात क्लियर है। सेकंडली, एवरेजिंग के बारे में हम जैसे अभी हमने डिस्कस किया, तो प्राइस में चेंज हो जाएगी तो थोड़ा बहुत डिफरेंस पड़ सकता है। नंबर ऑफ क्वांटिटी में आपने जो बताया, नंबर ऑफ क्वांटिटी में भी थोड़ा बहुत फर्क पड़ सकता है क्योंकि प्राइस चेंज हो जाएगी। ठीक है, आज समझो आपने 5 लाख रुपए के शेयर्स बेच दिए, ठीक है, 5 लाख रुपए के समझो आपके पास 1,000 शेयर्स थे, और कल जाके उसकी प्राइस बढ़ गई, तो आप कल 5 लाख रुपए के सेम शेयर्स नहीं परचेस कर पाओगे, समझ रहे हो? आज आपकी लॉन्ग टर्म की इन्वेस्टमेंट की वैल्यू है आज आपकी लॉन्ग टर्म की इन्वेस्टमेंट की वैल्यू है 5 लाख रुपए आज हो चुकी है आपकी लॉन्ग टर्म की इन्वेस्टमेंट की वैल्यू। ठीक है, आज आप टैक्स हार्वेस्टिंग के मुताबिक आप उस इन्वेस्टमेंट को बेच रहे हो। ठीक है, तो 5 लाख रुपए को आपने 5 लाख की इन्वेस्टमेंट को आपने बेच दिया, आप वापस कल परचेस करने गए, तो अगर प्राइस बढ़ी गई होगी तो आपको क्वांटिटी कम मिलेगी। ठीक है,
बट हमें क्या देखना है, हम क्वांटिटी वाइज नहीं सोच रहे ना, हम हमारे कैपिटल वाइज सोच रहे हैं, कैपिटल के मुताबिक से सोच रहे हैं कि हमारा कैपिटल कितना इन्वेस्ट हो रहा है वहां पे। ठीक है, तो आपका सवाल बिल्कुल सही था कि नेक्स्ट डे थोड़ा बहुत फर्क पड़ सकता है, बट उसी में आप टैक्स कितना बचा पा रहे हो वो आप देखें, और 1-2% से अगर प्राइस बढ़ जाती है तो उसमें आपको कितनी एडिशनल अमाउंट पे करना पड़ सकती है, वो भी आपका एक तरीके से लॉस ही है ना, क्योंकि आपको एडिशनल अमाउंट पे करना पड़ सकती है उस केस में, तो वो कितनी हो रही है, इस दोनों का बेनिफिट कंसिडर करें और फिर आप अकॉर्डिंगली आप डिसीजन ले। जी जज़ाकल्लाह। आकिब भाई जी भाई मेरा एक सवाल है जी कि फॉर एग्जांपल अब मैं आके एक सैलरीड एम्प्लॉयड हूँ और मैं ये जितना भी ट्रेड कर रहा हूँ या कैपिटल्स गेन कर रहा हूँ, और फॉर एग्जांपल मैं 30% स्लैब में आ रहा हूँ, नॉर्मली जो सैलरी से जो इनकम में जनरेट कर रहा हूँ उसमें 30% स्लैब में आ रहा हूँ, तो जी कंपनी एक्चुअली 30% स्लैब के हिसाब से मेरा टैक्स डिडक्ट कर देगी। अब जो भी मैं ये जो ट्रेडिंग से या इन्वेस्टमेंट से जो मैं गेन्स उठा रहा हूँ उसमें शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो 15% लगेगा या 30% लगेगा, ये पहला सवाल है। जी और दूसरा सवाल ये है कि फॉर एग्जांपल अगर मैं मेरे हिस्से नहीं कर, मेरे फैमिली मेंबर जैसा कि अब्बा है या अम्मी है या मेरे घर वाले हैं, तो इनका जीरो इनकम है, अगर इनके नाम से अगर मैं ट्रेडिंग करा तो इनिशियल जो 7 लाख रुपीस का जो टैक्स बेनिफिट आता है कि 0 to 7 लाख 0% टैक्स है ना, क्या शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग से जो मुनाफा मिलता है 7 लाख उंगलने के बाद मिलता है या उससे पहले ही कि भाई नहीं तुम जितना भी कमा रहे हो एज ए ये 15% लगेगा ही लगेगा? जी देखिए, पहले सवाल का आपका जवाब देता हूँ। ठीक है, आप सैलरी कमा रहे हो, आप 30% के स्लैब में आ रहे हो। ठीक है, 30% जी आपको टैक्स है सैलरी पे। देखिए, जो शेयर मार्केट का इनकम है ये स्पेशल रेट ऑफ टैक्स से टैक्सेबल होता है। ठीक है, स्पेशल रेट दिए हुए गवर्नमेंट ने इसे, तो आप कौन से भी स्लैब में जाइए आपको टैक्स तो लगेगा 15% के मुताबिक ही शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन पे। ठीक है, ओके आप 1% के स्लैब में गए तो भी आपको 15% ही टैक्स लगेगा, आप 5% के स्लैब में रहेंगे तो भी आपको 15% ही टैक्स लगेगा, आप 30% के स्लैब में गए तो भी आपको 15% ही शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन पे टैक्स लगेगा। ठीक है, तो उस पर आपको 30% के हिसाब से टैक्स नहीं लगेगा, शेयर मार्केट के इनकम के आपको 15% ही लगेगा। ठीक है, पहले सवाल का आपका जवाब हो। दूसरे सवाल का जवाब कि आपके घर में आपके पेरेंट्स से घर वाले उनके अकाउंट पे से ट्रेडिंग करे तो कैसा है। देखिए, और आपने कहा कि 7 लाख का बेनिफिट मिल जाता है। 7 लाख का जो बेनिफिट है ना, 7 लाख का बेनिफिट जो है ये न्यू रिजिम वालों के लिए है, न्यू रिजिम में जो ऑप्ट कर रहे हैं उनके लिए, और ये बेनिफिट आपके नॉर्मल इनकम के लिए मिलता है, जैसे कि आपका सैलरी का हो गया, हाउस प्रॉपर्टी का इनकम हो गया, अदर सोर्स का इनकम हो गया। कैपिटल गेन जो है स्पेशल इनकम है आपका। ठीक है, सिर्फ 15% के हिसाब से टैक्स लगता है, तो इसके लिए आपको 7 लाख 7.5 लाख का बेनिफिट नहीं मिलता, समझ रहे? ओके तो आप 15% के हिसाब से आपका टैक्स कैलकुलेट होगा, समझ रहे आप? ओके, तो फिर पेरेंट्स या किसी से ट्रेडिंग अकाउंट करना तो देयर इज नो एक्स्ट्रा बेनिफिट के भाई उनका इनकम कुछ भी नहीं है? देखिए अगर देखिए आपको मैं थोड़ा पॉलिटिकली आंसर दूंगा इसको आपको समझ के लेना है क्या आप करना है। ठीक है, अगर आपके समझो भाई है, ठीक है, भाई आपके ट्रेडिंग कर रहे हैं, ठीक है, आपने आपके भाई को अमाउंट उधार दे दी, उधार दे दी, उनका दूसरा कोई इनकम नहीं है, ठीक है, और वो ट्रेडिंग करने लग गए, ठीक है, उसमें से वो कुछ भी कमा रहे हैं, तो 2.5 लाख तक उनको बेसिक एग्जम्पशन लिमिट का बेनिफिट है, तो पहले 2.5 लाख तक उनको कोई टैक्स नहीं लगेगा। ओके, समझ रहे? हाँ, तो आई होप मेरी बात आपको समझ में आई होगी मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। जी समझ गया। ट्रेडिंग कर रहे हैं, वो एक्सपर्ट है ट्रेडिंग में, है ना, और आपने उनको अमाउंट दे दी, उनका डीमैट अकाउंट खुलवा लिया, और उनका दूसरा कोई ट्रेड नहीं, दूसरा कोई इनकम नहीं है, कोई भी इनकम नहीं है उनका दूसरा, तो पहले 2.5 लाख तक की एग्जम्पशन लिमिट का बेनिफिट उनको मिल जाएगा, पहले 2.5 लाख तक के प्रॉफिट पे आपको कोई टैक्स नहीं रहेगा। ओके, तो शर्त यह है कि आपको अमाउंट उधार दी। हाँ जी अस्सलाम वालेकुम। मैं इसमें एक चीज पूछना चाह रहा हूँ, इन्हीं के सवाल में एक चीज पूछना चाह रहा हूँ जी, कि उनको 2.5 लाख तक लगेगा नहीं, लेकिन क्या उनको आईटीआर तो उनको फाइल करना ही पड़ेगा ना? नहीं फाइल करने की जरूरत ना, आपका टोटल इनकम 2.5 लाख के ऊपर नहीं जा रहा, आपका टोटल इनकम ऊपर नहीं जा रहा तो आईटीआर जरूरी नहीं है फाइल करना? नहीं जरूरी। देखिए उनका इनकम नहीं जा रहा, उन्होंने लोन दिए उनको अमाउंट, ठीक है, 50 लाख समझो उनको लोन दे दी, तो लोन है वो उनका इनकम नहीं है, पहली बात। ठीक है, वो तो इनका इनकम नहीं है, पहली बात। अगर उसमें से उनको 50 लाख में से वो 1.5 लाख का ही प्रॉफिट निकाल पाए
तो 2.5 लाख के अंदर है टोटल इनकम के बेनिफिट इसके नीचे, ठीक है, तो फिर उनको ITR फाइल करने की जरूरत है। आखिर भाई मैं एक अगर सवाल मैं पूछ लोन नहीं सकता देता हूँ? हूँ और वाइफ, एक सेकेंड ना आखिर भाई, मैं एक सवाल पूछ सकता हूँ? जी जी प्लीज। बहुत ही अलग टाइप से है। मतलब मैं अपने जब से अभी टैक्स के लिए मैं खुद मतलब मजबूर तो नहीं कहूंगा कि एलिजिबल जब से हो गया इंडिया में आकर, इस बार जैसे कि मैंने, आप जानते हैं, टैक्स भी, एडवांस टैक्स भी पे किया है, तो मैं ये सोच रहा था कि अब समझो कि एक इंस्टेंस मेरे अकाउंट जो ज़ेरोधा में है, अभी साल एंड तक एक मैंने समझिए कि 2.5 लाख का कमा लिया प्रॉफिट, 2.5 लाख, तो डेफिनेटली शॉर्ट टर्म गेन्स हैं वो, उसमें आप मुझे बोलेंगे 15% टैक्स दो, ठीक है। अब मैं क्या करूंगा कि आप जैसा बोले कि 31 मार्च से पहले मैं उसको टैक्स इवेज करना है, तो सिचुएशन मैं ऐसे फील कर रहा हूं, मैं गलत हूं तो आप मुझे करेक्ट करना, 2.5 लाख की प्रॉफिट बुकिंग मैं एक ही ज़ीरोधा अकाउंट से क्यों करूं? अलग पैन से बना हुआ मेरे फैमिली अकाउंट है, जैसे मेरे वाइफ का हो सकता है, मेरे भाई का हो सकता है, मेरे दोस्त का हो सकता है। ज़ेरोधा में गिफ्ट फैसिलिटी है, स्टॉक गिफ्ट फैसिलिटी, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा, मैं जैसे कि उनके 2,10,000 का कुछ मेरे ख्याल से मुझे प्रॉफिट होगा, ठीक है, तो मैं क्या करूंगा 1,05,000 या 1,10,000 का जो प्रॉफिट रियलाइज होना है, वो स्टॉक को रियलाइज जो होना है अभी जब मैं बुक करूंगा, तो उसको मैं मेरे वाइफ के अकाउंट में एज ए गिफ्ट ट्रांसफर कर दूं, या मेरे कोई भाई के अकाउंट में, या कोई मेरे दोस्त के अकाउंट में जिसको टैक्स उस साल नहीं देना है, तो वो स्टॉक को मैं गिफ्ट ट्रांसफर कर देता हूं, और वो भाई साहब या वो भी जो भी मेरी फैमिली मेंबर उस स्टॉक को बेच देते हैं, तो वो पैसा उनके अकाउंट में जाएगा और उनके पोर्टफोलियो में वो प्रॉफिट लॉस दिखाएगा, तो वो भी टैक्स से मतलब एवेज हो सकते हैं और मैं भी बच सकता हूँ। ये इस पे आपका क्या आइडिया है? गिफ्टिंग देखिए इसमें 2 बातें आ गई, ठीक है, जो हम अभी पहले डिस्कस किए कि अमाउंट लोन होनी चाहिए या फिर गिफ्ट होनी चाहिए, ठीक है। आपने गिफ्ट दे दिया किसी को, ठीक है, गिफ्ट दे दिया, गिफ्ट टैक्सेबल हो जाता है, ठीक है। ब्लड रिलेशन में दिया तो टैक्सेबल नहीं होता, अदर देन ब्लड रिलेशन में आपने किसी को गिफ्ट दे दिया, ठीक है, तो वो गिफ्ट ही पहले तो टैक्सेबल हो जाएगा, ठीक है। समझो आपने 2 लाख के स्टॉक अदर देन ब्लड रिलेशन में आपने दे दिए किसी को, ठीक है, तो फिर वो केस में 2 लाख रुपए पहले उनकी वो इनकम टैक्सेबल हो जाएगी, जो गिफ्ट उनको मिला है वो पहले टैक्सेबल हो जाएगा, पहली चीज, ठीक है। और सेकंडली जो कुछ भी उसके ऊपर गेन होगा उसका भी उनको टैक्सेशन करना होगा। समझ रहे आप मेरी बात को, मैं क्या कह रहा हूँ? देखिए आप किसी को अमाउंट कोई दे रहे हो, आइदर वो गिफ्ट हो सकती है या फिर लोन हो सकती है, ठीक है। लोन आप किसी को दे रहे हो तो उस पर कोई टैक्स नहीं रहेगा, ठीक है, क्योंकि वो लोन है, वो आपको वापस आने वाले। लेकिन आप किसी को गिफ्ट दे रहे हो, हाँ गिफ्ट दे रहे हो एक मिनट जी एक मिनट दीजिए प्लीज। भाई एक सवाल था मेरा। जी जी एक मिनट बता रहा हूँ उनका। तो आप किसी को गिफ्ट दे रहे हो, तो गिफ्ट उनको अगर मिलती है अदर देन ब्लड रिलेशन में आते हैं, ठीक है, तो उनके लिए वो पहले जो गिफ्ट मिल रहा है वो तो पहले टैक्सेबल हो जाएगा, और उसमें से उनको कोई गेन वगैरह हो रहा है वापस आगे चल के तो वो भी टैक्सेबल हो जाएगा, पहली चीज। सेकेंडली अगर आप आपकी वाइफ को दे रहे हो, ठीक है, वाइफ को दे रहे हो तो वाइफ के केस में फिर क्लबिंग प्रोविजन अप्लाई हो जाते हैं, जी जी, इसमें क्लबिंग के प्रोविजन अप्लाई नहीं होते, ठीक है। तो आपने आपकी वाइफ को गिफ्ट दे दिया, वाइफ तो आपके स्पाउस हो गई, ठीक है। अब उनको उस स्टॉक में से जो कुछ भी गेन होगा वो आप ही का इनकम होगा, क्योंकि वहां पे आपकी क्लबिंग के प्रोविजन अप्लाई हो जाएगा। समझ रहे आप? जी 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 समझ गया। ओके चलो आगे। भाई मैं पूछूं सवाल? जी वालेकुम सलाम। आगे भाई मेरा सवाल था ये क्या बोलते हैं एडवांस टैक्स के बारे में। मेरा मेडिसिन का शॉप है असल में, तो जीएसटी वगैरह हमारा सीए खुद पे करता है हर मंथली क्वार्टरली। पहले मंथली था, क्वार्टरली होगा जीएसटी वगैरह का। तो वो उनको सॉफ्टवेयर से अपन वो जेसन फाइल वगैरह जनरेट करके देते हैं, तो वो खुद करते। लास्ट ईयर जो है अपना टैक्स इसका तकरीबन 1,10,000 रुपए उन्होंने डिमांड किया था मेरे से पे करने के लिए, क्या बोलते हैं अपना इनकम टैक्स खाली इसका स्टॉक मार्केट का। जी हाँ तकरीबन 6.5 लाख रुपए का प्रॉफिट था। तो अब इसमें क्या है, जैसे अपने को इस बार का एडवांस टैक्स पे करना था क्या? जी पे करना था ना, जी सही बात है। अगर इस बार आपको तो
आप आपका टैक्स पे एनुअल स्टेटमेंट काट के देखिए कितना प्रॉफिट हो रहा है, आपके सीए को भेज दीजिए वो, और उन्हें कहिए कि इस पे एडवांस टैक्स पे करने की जरूरत है क्या, ठीक है, वो आपका वर्किंग कर लेंगे लास्ट ईयर का कंपेयर करके, और आपको एडवांस टैक्स की अमाउंट बता देंगे, तो आप वो 15 मार्च के पहले पहले पे कर देना। अगर आपको एडवांस टैक्स की लाइबिलिटी बन रही है तो आपको 4 इंस्टॉलमेंट में पे करना था, उसमें कि 3 इंस्टॉलमेंट आपके चले गए, मिस हो गए। उन्होंने कुछ बताया नहीं असल में मेरे को इस बार। लास्ट ईयर मतलब मैंने 31 जुलाई के पहले ही उनका मैसेज आया था, मैंने पीएनएल रिपोर्ट भेज दिया था उनको मेल पे, तो उन्होंने मेरे को बता दिया था कि आप 1,10,000 रुपए कुछ डाल दो अकाउंट में, तो मैंने उनको डाल दिया था, तो उन्होंने पे कर दिया था। अब इस बार मैंने उनसे कुछ चर्चा नहीं किया सीए से हमारे, तो अमाउंट तो इससे बहुत ज्यादा है इस बार, तो मतलब अपने को पहले पे करना था क्या? हाँ, पहले पे करना जरूरी था सर, आपको पहले पे करना जरूरी था। आकिब भाई, अभी अपन ये एडवांस टैक्स पे करना जरूरी है क्या? मतलब फॉर एग्जांपल के फाइनेंशियल ईयर एंड में जितना P&L हुआ उसके हिसाब से भी हम कर सकते हैं ना, कर सकते हैं, कर सकते हो ना, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आपको लग रहा है कि अभी आपका बहुत टैक्स आ रहा है बट आप बाद में लॉस बुक करके अल्टीमेटली आपका टैक्स 10,000 के अंदर आ जाएगा, है ना, तो फिर आपको एडवांस टैक्स पे करने की जरूरत नहीं है। अगर आपको लग रहा है कि 31 मार्च तक मैं कुछ ट्रेड ऐसे बुक कर दूंगा जो मेरे अभी लॉस में चल रहे हैं, जिसकी वजह से मेरा अल्टीमेट टैक्स जो है वो 10,000 के अंदर आ जाएगा, तो फिर आपको एडवांस टैक्स पे करने की जरूरत नहीं। हाँ, अगर आपका 10,000 के ऊपर जा ही रहा है टैक्स, तो फिर उस केस में आपको एडवांस टैक्स पे करना जरूरी है। अगर नहीं पे करते तो मैंने बताया कि इंटरेस्ट लग जाएगा, जब तक आप टैक्स की अमाउंट गवर्नमेंट को पे नहीं करते तब तक, ठीक है। ओके, अस्सलाम वालेकुम आकिब भाई। वालेकुम अस्सलाम, बोलिए। मेरा एक सवाल ये है कि लगातार 4 साल से मैं लॉसेस में हूँ। ओके। और मैं अभी तक आईटीआर फाइल नहीं किया इक्विटी की तरफ से। ओके। इक्विटी शेयर्स का, तो अभी मैं मतलब वो 4 साल का आईटीआर फाइल कर सकता हूँ क्या अब? नहीं, अभी नहीं कर सकते ना, वही मैंने कहा कि आपको आईटीआर फाइल करना है ड्यू डेट के पहले, तभी आप उस लॉस को कैरी फॉरवर्ड कर पाओगे। अच्छा, फिर इस साल का तो कर सकता हूँ क्या मैं? इस साल का कर सकते हैं आप, 23-24 का, अभी 24 मार्च 24 खत्म होने के बाद, ठीक है, आप फाइल कर सकते हो 31 जुलाई तक। तो आप इस साल का जो लॉस समझो आपको होगा, ठीक है, वो आप कैरी फॉरवर्ड कर पाओगे आगे 8 साल तक। बट अभी पीछे का जो छूट गया वो नहीं हो पाएगा। और मेरे 2-3 ब्रोकरेज अकाउंट है, तो अलग अलग करना है या सब मिला के एक जगह कर सकते हैं? मिला के आपका आईटीआर तो एक ही जाएगा ना, तो उसमें सब मिला के टोटलिटी के बेसिस पे आपको रिपोर्ट करना है, ठीक है। तीनों ब्रोकर अकाउंट का टोटल सेल्स कंसिडरेशन कितना था माइनस टोटल कितना था, और उसमें से आपको कितना आया, गेन लॉस कितना हुआ, शॉर्ट टर्म वाला कितना हुआ, लॉन्ग टर्म वाला कितना हुआ, ये आपको टोटलिटी के बेसिस पे दिखाना है। शुक्रिया। बोलिए भाई। मैं इमरान बोल रहा हूँ बैंगलोर से। जी। ये ब्रोकर टीडीएस नहीं काटता हमारा प्रॉफिट का, हमको सेपरेटली पे करना है। हाँ, प्रॉफिट पे टीडीएस नहीं काटते, रेसिडेंट के केस में प्रॉफिट पे टीडीएस नहीं काटा जाता, ब्रोकर नहीं काटता। नहीं काटता। आपके कॉन्ट्रैक्ट नोट में आपको कुछ टैक्स दिख रहा होगा, सिक्योरिटीज ट्रांजैक्शन टैक्स वगैरह, वो सब कुछ अलग होता है, वो आपके ट्रेड से रिलेटेड होता है, उसका और इनकम टैक्स का कुछ लेना देना नहीं, ठीक है। इनकम टैक्स अलग चीज है, आपको जो कुछ भी प्रॉफिट हुआ उसके ऊपर आपको टैक्स का वर्किंग करना है, ठीक है, वो ब्रोकर नहीं काटता आपका टैक्स, वो आपको खुद से करना है। जी। अगर कोई ब्रदर या सिस्टर उनका वो लैंड कुछ गिफ्ट करते हैं तो टैक्सेबल उन पे टैक्स होगा या मुझ पे? जी, क्या बोल रहे हैं? लैंड कोई, अगर मेरी सिस्टर लैंड मुझे गिफ्ट करती है, मैं सैलरी इनकम है और ये शेयर मार्केट का ये प्रॉफिट है, और तीसरा वो अगर कोई लैंड भी गिफ्ट कर दे सिस्टर, तो वो टैक्स मुझ पे टैक्सेबल है या सिस्टर पे? आप पे आएगा, मुझ पे आएगा। आप पे इश्यू आएगा उसका। अब उस केस में देखना होगा कि वो एग्जम्प्ट हो रहा है या फिर टैक्सेबल हो रहा है, ठीक है। ठीक है, बट उन पे नहीं आएगा, आपको मिल रही है ना अमाउंट। तो आपके आईटीआर में आपको दिखाना होगा वो चीज, क्योंकि शेयर्स के केस में आपने बोला सिस्टर कोई वाइफ को देता है, वाइफ को अगर आप आपके शेयर्स दे रहे हो, ठीक है, वाइफ को आप शेयर्स दे रहे हो, गिफ्ट कर रहे हो, तो वाइफ के केस में वो एप्लीकेबल नहीं होता, वो एग्जम्प्ट हो जाता है। बट वाइफ के ट्रेडिंग अकाउंट में से जो कुछ भी मुनाफा हो रहा है ना, वो मुनाफा आप ही के अकाउंट, आप ही के इनकम में ऐड किया जाएगा। तो सिमिलरली लैंड का भी ऐसा ही होना चाहिए ना, जो गिफ्ट कर रहा है उन पे? नहीं,
वो हाँ क्लबिंग की जो प्रोविजन है ना, क्लबिंग की हाँ प्रोविजन सिर्फ आपके स्पाउस के बारे में एप्लीकेबल है। अच्छा अच्छा हाँ, स्पाउस और बाकी दो चार और है, बट आप जो केस में बता रहे हो तो सिर्फ स्पाउस के केस में ही एप्लीकेबल है। सिस्टर के अच्छा केस में क्लबिंग की प्रोविजन नहीं आती। ओके अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं मोहम्मद नबी बोल रहा हूँ। जी जी तो मेरा सवाल ये था कि जैसे कि लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 1 लाख तक छूट रहती है टैक्स, जी तो शॉर्ट टर्म पे कुछ छूट है क्या? जी, आपका आवाज बहुत धीरे आ रहा है। मैं कह रहा हूँ कि अगर शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन हुआ है और हम्म वो 1 लाख से कम है या हम्म 20,000 है, 25,000 है, कुछ भी है, तो उस पर टैक्स हम्म। देना पड़ेगा? हाँ, देना पड़ेगा ना, उस पर कोई छूट नहीं है आपको। लॉन्ग टर्म के लिए 1 लाख तक छूट है। ठीक है। अच्छा, तो जो मिसाल के तौर पे पिछले साल मुझे लॉस हुआ है, जैसे शॉर्ट टर्म हम्म कैपिटल गेन में शॉर्ट टर्म हम्म कैपिटल लॉस हुआ है, इस साल हम्म। प्रॉफिट हुआ है, तो उसको मिल जाएगा, इसमें सेट ऑफ हो जाएगा ये? लास्ट ईयर आपने आईटीआर फाइल किया था लॉस दिखाकर? जी 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 किया था ना आपने? लॉस दिखाकर ड्यू डेट के पहले आईटीआर फाइल कर दिया था ना? जी जी। हाँ, तो फिर मिल जाएगा उसका बेनिफिट आपको इस साल। अच्छा, हाँ, वही कह रहा हूँ ना, वो 8 साल तक कर सकते हो लॉस को। अगर हाँ किसी को 10 रुपये ही रखा हो तो बस उस पर देना पड़ेगा टैक्स? जी, आवाज कट गया आपका क्या? मैं कह रहा हूँ कि अगर 10 रुपये या 100 रुपये अगर उसको कैपिटल गेन हुआ है शॉर्ट टर्म का, उसमें भी टैक्स लगेगा? यस यस, उस पर भी कैलकुलेट किया जाएगा, बट उस केस में आपकी बाकी भी बहुत सारी चीजें देखी जाती है। आपका बाकी इनकम कितना है, क्या है ना, वो सारी चीजें देखी जाती है। ठीक है। तो टीडीएस जैसे कटता है, हम लोग का सैलरी है, सैलरी नहीं प्रोफेशनल इनकम है, ओके तो उसका तकरीबन जो है 30-35 हज़ार रुपये टीडीएस कटता है, वो 30,000 ओके। रुपये तक। तो कितना टैक्स देना पड़ेगा उसमें? अभी आपके वही कह रहा हूँ, आपका वो सब वर्किंग करने की जरूरत है। ठीक है, मैं ऐसा आपको मुंह जबानी नहीं बता सकता। आपका प्रोफेशनल इनकम कितना है, उस पे प्रोफेशनल इनकम जो आया उसमें से आपको प्रॉफिट कितना है, ठीक है, वो उस हेड में वर्किंग करना पड़ता है। ठीक है, समझो आपको 3-3.5 लाख रुपए आपको प्रोफेशनल इनकम आ रहा है सालाना, है ना, तो उस पे हम कैलकुलेट करेंगे कि आपको कितना प्रॉफिट दिखा रहे हैं हम, है ना, और फिर प्लस उसमें ये इनकम ऐड किया जाएगा। ये सब कुछ मिलाकर अगर आपका 2.5 लाख के अंदर है तो आपको कोई टैक्स नहीं रहेगा। ठीक है, अगर ये सब कुछ मिला के अगर आपका 2.5 लाख के ऊपर जा रहा है तो फिर आपका टैक्स का वर्किंग होगा। फिर 5 लाख के अंदर होने की वजह से, आपका इनकम अंदर होने की वजह से आपको टैक्स रिबेट मिल जाएगा। ये बहुत वर्किंग का पार्ट है, बट बोलने का एक मतलब इतना ही है कि उसके ऊपर भी 10 रुपए का भी आपका अगर शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है तो उस पर टैक्स का कैलकुलेशन होगा। ठीक है, टैक्स लगेगा आगे चल के पे करना है या नहीं, ये आपके बाकी इनकम सोर्सेस क्या क्या कितने वो वर्किंग करने के बाद ही समझ में आएगा। ठीक है। जी सलाम अलैकुम। वालेकुम सलाम। आकिब भाई, एक सेकेंड रुक जाए। आकिब भाई एक सीए के स्टूडेंट है, मोहम्मद जुबैर, उनको मैंने अभी अनम्यूट किया है, उनका सवाल ले ले प्लीज। मोहम्मद जुबैर। अस्सलाम वालेकुम आकिब सर। वालेकुम सलाम, बोलिए। सर सबको खाली एक गाइड कर दीजिए कि जो भी टैक्स पेमेंट करने आता है, जैसे सीए बहुत सारे या टैक्स कंसल्टेंट बोलते हैं कि भाई हमारे अकाउंट में पैसा डाल दो, उससे सर बेटर है कि वो चालान का डिमांड कर ले उनसे और बैंक से भर दे, ये सेफ रहेगा सर, क्योंकि ये काफी केसेस में फ्रॉड बहुत हो चुका है इंडस्ट्री में। ओके, देखिए कैसा है, टैक्स पेमेंट का इशू आ रहा है। ठीक है, टैक्स पेमेंट आपको आ रहा है, अगर आपको भरोसे का सीए है तो आप बिल्कुल करवा ले, आप उनको पैसे दे देंगे तो वो कर देंगे, आपको चालान देंगे। ठीक है, टैक्स पेमेंट का चालान देंगे आपको, उनसे चालान मांगे। ठीक है, अगर आपको लग रहा है कोई आपको कॉन्फिडेंशियलिटी लग रही है तो आपके सीए से कहे कि जब टैक्स का पेमेंट करना हो तब हमें बुलाए ऑफिस पे, हम ऑफिस पे आ जाएंगे। ठीक है, ऑफिस पे आके हम हमारे तरीके से टैक्स पेमेंट कर देंगे, क्योंकि आजकल गूगल पे, फोन पे से भी टैक्स पेमेंट हो जाता है टैक्स पेमेंट के साइट पे। ठीक है, तो जब टैक्स पेमेंट का इश्यू आए तो आप आपके सीए को बोले कि हम आपके ऑफिस पे आ जाएंगे, आप उनके ऑफिस पे जाए, गूगल पे से आप क्यूआर कोड स्कैन करके भी आज इनकम टैक्स की वेबसाइट पे से पेमेंट कर सकते हो। अगर आपको इतना भी पॉसिबल नहीं है तो आप आपके सीए को बोले, अगर आपको डर लग रहा है आप आपके सीए को बोले कि हमें टैक्स का चालान बना के दे दे, हम बैंक में जाके पेमेंट कर देंगे अगर आपके पास टाइम है तो। ठीक है, तो आप वो टैक्स चालान बनवा के ले सकते हैं आपके सीए के पास, और बैंक में जाके डिपॉजिट कर दे, उसकी रसीद बैंक वाले दे देंगे, वो रसीद वापस आप आपके सीए को दे दे, क्योंकि आईटीआर में टैक्स पेमेंट की डिटेल्स मेंशन करना जरूरी है। बट बात वही आकर रुकती है कि अगर आपको आपके पहचान के सीए है, कॉन्फिडेंट है आप, ठीक है, आपको कोई डर नहीं लगता, तो आप उनको कर दे। ऐसा कोई, देखिए आपके ऊपर डिपेंड है कैसे करना है, बट आप कर सकते हैं। ठीक है, सेकेंडली आप उनके ऑफिस पे जाकर भी क्यूआर कोड स्कैन करके भी कर सकते हो। इनकम टैक्स के पोर्टल पे आप जब पेमेंट करने जाते हो
तो वहाँ पे अब नया उन्होंने QR कोड का भी ऑप्शन दिया है। तो गूगल पे, फोन पे, आपके पास नेट बैंकिंग नहीं है तो आप गूगल पे, फोन पे से भी आप पेमेंट कर सकते हो डायरेक्टली, एकदम इजी प्रोसेस हो चुकी है। अगर आपको ये भी पॉसिबल नहीं है और आपके पास बैंक में जाने का वक्त है तो आप आपके सीए से चालान मांग ले, वो चालान आपको जनरेट करके दे देंगे, ठीक है। वो चालान की प्रिंट आउट निकालकर बैंक में जाके वो टैक्स डिपॉजिट कर दे, बैंक वाले आपको रसीद दे देंगे, वो रसीद आपके सीए को ले जाकर दे, ठीक है। आकिब भाई एक और सवाल रिलेटेड ही है। आकिब भाई एक जी बोलिए। वो जो लैंड गिफ्ट होता है उस पे 30% स्लैब में आ जाएगा, क्योंकि रजिस्ट्रेशन में के रूट से मैं जाऊंगा तो 6% रहेगा। अगर मैं गिफ्ट रूट से जाऊंगा तो मुझे क्या 30% स्लैब में आ जाऊंगा? गिफ्ट रूट से जाओगे तो 30% के स्लैब में आ जाओगे, तो ऐसा कहना है आपका? हाँ, देखिए पहली बात तो मैंने आपको तब बताई ना कि आपकी गिफ्ट आपको सिस्टर की तरफ से मिल रहा है, तो उस बारे में हमारे को देखना पड़ेगा। आप एक काम करें, डॉक्टर साहब से आप राब्ता करें और आप मुझसे डायरेक्टली कांटेक्ट करें, ठीक है। मैं आपकी हेल्प करता हूँ किसे क्या वर्किंग करना है इस रिगार्डिंग, ठीक है, क्योंकि थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, ठीक है। तो इतना वक्त नहीं है। अभी आपसे मेरी तबीयत भी, आप एक सेकंड रुक जाए, तबीयत भी आपकी अभी मैं देख रहा हूँ कि लंबा नहीं ले सकते, ऑलमोस्ट 1 आवर 45 मिनट से आप कंटिन्यू करें। मेरी एक रिक्वेस्ट है कि आप एकेडमी पे एक बार आए, क्वेश्चन आंसर सेशन ले लें जब भी आप फ्री हो शाम में, ये वीक में से पहले, ताकि पहले वाले सेशन के और इस सेशन के दोनों डाउट्स लाइव में क्लियर हो जाए। यूट्यूब पे भी वीडियो लंबा जाएगा तो हम नहीं चाहेंगे कि बोर हो। काफी सारे लोगों के क्वेश्चन हैं, हैंड रेज हैं, अगर आप मुनासिब समझे तो आप क्वेश्चन आंसर सेशन एक बार ले लें, ठीक है। डॉक्टर एक आखिरी सवाल मेरा, डॉक्टर साहब एक सवाल था मेरा, इम्तियाज भाई और गुलजार भाई का आखिरी 2 सवाल, किसी का नहीं लिए, कोई नाराज नहीं होना, माजरत, स्पीकर की भी हम रेस्पेक्ट करेंगे। गुलजार भाई का और इम्तियाज भाई के 2 सवाल, कंटिन्यू। अस्सलाम वालेकुम आकिब भाई, माशाल्लाह आपका सेशन बहुत ही यूजफुल रहा हमारे लिए। मैं सिर्फ एक बेसिक से सवाल करना चाहता हूँ, जैसे क्या होता है इनकम शो नहीं होती है, मतलब टर्न ओवर में बहुत ज्यादा है, ओके, इनकम शो नहीं होती है, मीन्स कैश हैंड चल रहा है, तो मैं उसका बेनिफिट जो शो हो रहा है, मतलब ट्रेडिंग में शो हो रहा है, चाहे वो शॉर्ट टर्म गेन हो या चाहे लॉन्ग टर्म गेन हो, तो उसको कैसे बेनिफिट उठा सकता हूँ, एक बेसिक चीज सवाल कर रहा हूँ। मुझे आपका सवाल दूसरा सोर्स ऑफ इनकम जो है वो तो है मेरा, लेकिन वो क्या है, एक्सपेंडिचर भी ज्यादा है, मतलब दोनों को मेरा सीए दोनों को मैनेज कर लेता है, मतलब आम जबान में आप समझ रहे हो मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। वो इनकम शो नहीं कर रहा है, लेकिन मेरा ट्रेडिंग ऐसी चीज है जो छुपा नहीं सकते हैं, मतलब शो होता ही है, चाहे शॉर्ट टर्म हो चाहे लॉन्ग टर्म हो। तो उस कंडीशन में टैक्स सेविंग के लिए कुछ आप मशवरा दे सकते हैं तो बेहतर है। पहला सवाल आपने क्या बताया, आप एक बार रिपीट करेंगे प्लीज? मैं ऐसा बोल रहा हूँ कि क्या होता है, अगर मैं समझ लो सिविल इंजीनियर हूँ या और भी सब दुकान वाले, शॉप वाले हैं, उनका टर्नओवर, मेरा टर्नओवर बहुत ज्यादा है, बहुत ढेर सारे अभी ऐसे ग्रुप में हाजिर भी होंगे जिन लोगों का टर्नओवर बहुत ज्यादा है, आवक जावक बहुत ज्यादा है, लेकिन चूंकि गवर्नमेंट में शो नहीं हो रही है, मतलब कैश हैंड में चल रहा है, कैश हैंड में चलने से क्या गवर्नमेंट को पता नहीं चलता है, मेरा समझ लो मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। इनकम शो नहीं हो रही है, मतलब वाया बैंक नहीं जा रहा है या तो कोई चीज ऐसी तरीके से शो नहीं हो रही है, तो क्या होता है उसके अंदर तो मैं टैक्स लायबिलिटी में नहीं आता हूँ। लेकिन मैं ट्रेडिंग जब करता हूँ तो शॉर्ट टर्म में और लॉन्ग टर्म में वो गेन नजर आता है, क्योंकि वाया पैन कार्ड है, लिंक है मोबाइल से, सॉरी पैन कार्ड से लिंक है अकाउंट, तो वो शो होता है। तो मैं ऐसा चाहता हूँ कि बहुत ढेर सारे बंदों का ये बेसिक सवाल होगा, मेरा खुद भी सवाल है कि उस कंडीशन में मैं टैक्स सेविंग में किस, यानी मशवरा चाहूंगा आपसे कि आप बताएं कि उसको कैसे टैक्स सेविंग कर सकते हैं, यानी टैक्स पे करने से बच सकते हैं इनकम टैक्स। सबसे पहले तो आपका पहला सवाल के जो आप कर रहे हैं, ठीक है, देखिए आप जो कुछ भी कर रहे हैं वो आपके ऊपर डिपेंड है, ठीक है, लेकिन जो कुछ भी आपका पैसा आ रहा है आपको ट्रेडिंग में लगा रहे हो, तो गवर्नमेंट आज है ना, गवर्नमेंट के आज पास बहुत सारे सोर्सेस है कि वो ट्रैक लगा देंगे कि आप ट्रेडिंग तो कर रहे हो, आपका कैपिटल तो बढ़ रहा है, ठीक है, बट आप बाकी कोई इनकम नहीं दिखा रहे, ऐसा कैसे पॉसिबल है, समझ रहे? तो गवर्नमेंट कल चलकर आपको पूछ सकते हैं कि आपने 50 लाख रुपए डाले आपके ट्रेडिंग में, बट आप बाकी कोई इनकम नहीं दिखा रहे, समझ रहे? तो गवर्नमेंट आपको कल को चल के पूछ सकती है कि आप आपके अकाउंट में आप 50 लाख का कैपिटल लेके ट्रेड कर रहे हो, आपको शेयर मार्केट में से हो रहा है, ठीक है, वो तो आप दिखा रहे हो, बट ये 50 लाख जो आपने इन्वेस्ट करने के लिए डाले ये कहाँ से आए?
ये गवर्नमेंट पूछ सकती है, तब आपके पास इसका जवाब रेडी होना चाहिए। ठीक है, इसको अभी किस तरीके से दिखाना है, क्या करना है, इसके बारे में मैं आपको कुछ बता नहीं सकता, ये आपके से ये बेहतर जाने, क्योंकि वो है ना पूरा आपका अकाउंटिंग पूरा देखते हैं। ठीक है, सेकेंडली अभी जो कुछ भी आप ट्रेड कर रहे हो, ठीक है, जो कुछ भी ट्रेड में आपको प्रॉफिट हो रहा है उसका टैक्स प्लानिंग कैसे करना है, उसी के ऊपर तो आज का सेशन था ना हमारा। वही बात हमने आज डिस्कस की कि आपके शॉर्ट टर्म के जो ट्रेड है उसका आप टैक्स प्लानिंग कैसे करेंगे, लॉन्ग टर्म वाले ट्रेड का टैक्स प्लानिंग कैसे करेंगे। और शुरुआती में ही मैंने आपसे सब लोगों से बता दिया कि हमें टैक्स इवेजन के रूट में नहीं जाना। ठीक है, टैक्स इवेजन हमें नहीं करना है, गवर्नमेंट को उल्लू नहीं बनाना है। ठीक है, तो जो सही तरीका है, जिस सही तरीके से हम कर सकते होगे उन तरीके से हम कर रहे हो, और हम पर्सनली भी ऐसे ही करते हैं। बहुत सारे देखिए, टैक्स पे करना बुरी चीज नहीं है, लोगों की आज ये गलत फहमी होकर रह चुकी है कि टैक्स पे करना बहुत बुरी चीज होती है। बिल्कुल नहीं, आप टैक्स पे कर दीजिए गवर्नमेंट को और बिंदास रहिए, टेंशन ना ले, फिक्र ना ले, आप बिंदास रहिए। ठीक है, आपको कोई टेंशन नहीं रहेगा आगे चल के। बट अगर आप टैक्स पे नहीं करोगे, है ना, मैं आपके बारे में बात नहीं कर रहा, एक जनरल पब्लिक के बारे में बात कर रहा हूँ। अगर कोई गवर्नमेंट को टैक्स पे नहीं करता तो उसे हमेशा डर लग के रहेगा कि पैसा तो आ रहा है मेरे पास, में गवर्नमेंट को नहीं बता रहा, जितना मेरे लिए बेनिफिशियल है उतना ही बता रहा हूँ, तो आगे चल के परेशानी हो सकती है। क्योंकि आज हम देख रहे हैं कि पिछले 3-3, 4-4 साल पुराने नोटिस लोगों को आ रहे हैं। ठीक है, गवर्नमेंट पूछ रही है आपके सोर्स का, आपका इनकम का सोर्स क्या है, और हर जगह पे मैंने बताया ना कि आपका पैन कार्ड और आधार कार्ड हर जगह पे लिंक्ड है। ठीक है, तो आज के टाइम में इससे बचना बहुत मुश्किल हो चुकी है बात। ठीक है, तो देखिए, बहुत से लोगों के ये सवाल हो गए, मुझे पता है कि कैश में अमाउंट आती है, कैश में खर्चा कर देते। आप दिखाइए, उसे एक्चुअल में दिखाइए, उसके बेसिस पे आपकी बैलेंस शीट स्ट्रांग बनाइए। ठीक है, आगे चल के आपको सही तरीके से वो पैसे यूटिलाइज करने में आपको कोई भी परेशानी नहीं होगी। समझ रहे हैं आप इस बात को? और बाकी उसको किस तरीके से दिखाना है, क्या करना है, ये आपके सीए बेहतर जानते हैं, क्योंकि वो आपका अकाउंट्स वो आपके मैनेज कर रहे हैं मतलब मेंटेन कर रहे हैं। ठीक है, तो वो बेहतर आपको इस बारे में जवाब दे पाएंगे। जी, जी भाई। ओके सर। जी मेरा एक सवाल था, अगर मेरा एक सवाल था कि अगर मैंने रिलेशन सर्कल में किसी को मैंने दिया है, मैं सैलरी पर्सन हूँ और मैं टैक्स भी पे करता हूँ और आईटीआर फाइल तो नहीं करता हूँ और मैं टैक्स पे करता हूँ, फॉर्म 16 वगैरह मुझे आता है, और मैंने किसी को पहली बात बता दो, रुकिए पहली बात आपको बताता हूँ। आपका टैक्स कट रहा है, ठीक है, आपका टैक्स कट रहा है मतलब आप टैक्सेबल पर्सन हो, 2.5 लाख के ऊपर आपका इनकम जा रहा है, आप आईटीआर फाइल नहीं कर रहे। आपने बताया आपका आईटीआर फाइल करना पहली चीज कंपलसरी है, आप आईटीआर फाइल करना शुरू कर दीजिए। ठीक है, क्योंकि गवर्नमेंट के पास आपका डेटा है, आपको कितनी सैलरी मिल रही है, आपका टीडीएस कट रहा है। ठीक है, सिर्फ टैक्स पे करने से गवर्नमेंट के लिए जो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो खत्म नहीं हो जाती। ठीक है, आपके एम्प्लॉयर ने आपका टैक्स काट दिया मतलब आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी खत्म हुई, ऐसा नहीं। टैक्स देना गवर्नमेंट को या फिर टैक्स कटना ये एक चीज हो गई, और वो टैक्स किस अमाउंट पे कटा है, क्या है उसके पर्टिकुलर्स, ये सब कुछ आईटीआर में बताना ही आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो जिस तरीके से आप मुझे बता रहे हैं कि आपका टैक्स कट रहा है, इसका मतलब आपका सैलरी का इनकम 2.5 लाख के ऊपर जा रहा है, इसी वजह से आपका टैक्स कट रहा है। ठीक है, तो आपको आईटीआर फाइल करना मेरे ख्याल से जितनी आपने बात बताई उसके मुताबिक आपको कंपलसरी है। ठीक है, आगे पूछिए। जी, तो इसमें मेरा ये सवाल था कि मैंने किसी को लमसम अमाउंट मैंने मतलब रिलेटिव्स में मैंने दे के रखा है और वो लमसम अकाउंट अचानक मेरे अकाउंट में आता है, तो जब फिर वो अमाउंट के रिगार्डिंग कुछ इशू होगा? देखिए, जो आपने अमाउंट उनको दी है, ठीक है, समझो आपने उनको 5 लाख रुपए दिए, ठीक है, 5 लाख रुपए कैश में दिया कुछ ट्रांजेक्शन से दिया है? कैश में दिया है? नहीं, कैश में तो नहीं देना चाहिए ना। देखिए, इनकम टैक्स में रूल है, ठीक है, 20,000 के ऊपर आप किसी को कैश में उधार नहीं दे सकते, आपको बैंकिंग चैनल से ही देना है। ठीक है, पहली चीज। ओके, 20,000 के ऊपर आप किसी को कैश में नहीं दे सकते, तो वो पहली चीज हो गई। सेकेंडली आपको बता दूं कि जो कुछ भी आपने अमाउंट आपके पास आई, जो आपने उनको दी, समझो फॉर एग्जांपल आपने उनको 5 लाख रुपए दिए होंगे, तो ये पहले तो आपको अमाउंट कहीं से तो आई होगी ना, आपके सैलरी में से आई होगी फॉर एग्जांपल। ठीक है, तो जब आपको अमाउंट आई तब आपने उसके ऊपर टैक्स पे कर दिया है, समझ रहे हैं, मतलब टैक्स पे कर दिया है या फिर आपके एम्प्लॉयर ने उसके ऊपर टैक्स डिडक्ट कर लिया है। ठीक है, वो आपकी असेट बन चुकी है वो अमाउंट। ठीक है, अब आपने उनको अमाउंट उधार दे दी
और उन्होंने आपका उधार वापस कर दिया, तो इसके ऊपर कोई टैक्स नहीं है। ठीक है, एक अमाउंट पे 2 बार टैक्स नहीं लगेगा। आपने उधार दी हुई अमाउंट आपके पास वापस आ गई, 5 लाख रुपए आपके पास वापस आ गए, उस पर आपने ऑलरेडी पहले टैक्स पे कर चुके हैं आप, समझ रहे, तो उस पर वापस कोई टैक्स नहीं लगेगा। ये बात को ध्यान में रखें, आगे चलकर के ऊपर किसी को कैश में उधार नहीं देने। जी बट इस केस में अगर मैंने 5 लाख में से 2 लाख कैश में दिया था और 3 लाख मैंने सपोज ट्रांसफर किया था, तो वो मुझे अगर 5 लाख दे देता है तो इस केस में मेरा टैक्स नहीं बढ़ता, मतलब नहीं होता है। नहीं, फिर आपने 5 लाख उन्हें दिए थे, उसमें के 2 लाख जो आपने उन्हें कैश में दिए थे, उसका कमाने का सोर्स क्या था आपका? वही मेरा तो एक ही सोर्स टैक्स कटता है, सैलरी। तो हाँ, मुझे सैलरी मतलब बताना पड़ेगा, आपने टैक्स पे कर दिया है ना ऑलरेडी, समझ रहे हैं आप? तो वो अमाउंट का कुछ मुझे आईटीआर में कुछ बताना पड़ता है? नहीं, कोई नहीं बताने की जरूरत। आपने उधार दी थी अमाउंट, उधार वापस आ गई आपकी अमाउंट, ठीक है, तो आपको आपके सैलरी के रिटर्न में कोई जगह नहीं है ऐसी जहाँ पे वो चीज बतानी पड़े। ओके, तो कहाँ पे दिखाने की जरूरत नहीं है आपको। ओके, अभी कोई सवाल नहीं, ऑलरेडी काफी लेट हो चुका है हमारे आकिब भाई। ओके, आप सेशन एंड कर दो ताकि आप एक प्रॉमिस से आ जाओ कि अपने लिए आप एक क्वेश्चन आंसर सेशन कर लेंगे। गुलजार भाई का सवाल हो गया ना? गुलजार भाई का तो सवाल हो गया ना? नहीं हुआ डॉक्टर साहब, नहीं हुआ। ओके, चलो, गुलजार भाई को मैंने प्रॉमिस किया था, उनका सवाल लेंगे। लास्ट क्वेश्चन फ्रॉम गुलजार भाई। जी प्लीज। जी आकिब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, जज़ाकल्लाह। आकिब भाई, मेरा एक सवाल ये है कि हम लोग के यहाँ पे ऑफिस में हम लोग को इन्वेस्टमेंट दिखाना होता है हमारा जी टैक्स के लिए, तो क्या वहां पर हम लोग इसको दिखाएं या नहीं दिखाएं? क्योंकि आपने कहा कि स्पेशल टैक्सेबल है ये। एक सवाल तो ये, और दूसरा सवाल ये कि मेरी वाइफ की कोई इनकम नहीं है, लेकिन उसके अकाउंट में सपोज करिए 50,000 रुपए है और वो स्टॉक में लगाती है, स्टॉक मार्केट में, तो क्या वो मेरे साथ क्लब होगा या उसका सेपरेट उसके ऊपर 2.5 लाख रुपए कुछ नहीं लगेगा, 2.5 लाख का टैक्स उसके बाद लगेगा? ठीक है। देखिए, पहले सवाल का जवाब आपके देता हूं मैं। आपका जब आपका एम्प्लॉयर आपको डिक्लेरेशन मांगता है, आपके इनकम का डिक्लेरेशन मांगता है और आपके डिडक्शंस का डिक्लेरेशन मांगता है, ठीक है, तो उस केस में अगर आप आपके जो शेयर मार्केट की ट्रांजैक्शन का डिटेल उनको प्रॉपरली बता पा रहे होगे तो आप उनको बता दीजिए, तो उसके मुताबिक वो आपका टैक्स डिडक्ट करेंगे ज्यादा। ठीक है, अगर आप नहीं बता पा रहे, आपको पॉसिबल नहीं है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं। आप जब आपके आईटीआर का वर्किंग करेंगे साल खत्म होने के बाद, ठीक है, तब आप उसमें टैक्स कैलकुलेट करके गवर्नमेंट को डायरेक्टली पे कर सकते हो। ठीक है, अगर आप उनको एडवांस में बता दोगे तो आपका टैक्स काट देंगे, नहीं फर्क है। अब नहीं बताओगे तो आपको आपके पॉकेट में से बाद में पे करना पड़ेगा, तो पैसे तो आप ही के जाने हैं ऐसे भी, ठीक है, उसमें कोई इश्यू नहीं है। ठीक है, सेकंडली, आपके वाइफ के अकाउंट में 50,000 रुपए है। देखिए, मैं बार बार इस बात को रिपीट कर रहा हूँ कि अगर आपने आपके वाइफ को उधार अमाउंट दिए, ठीक है, तो उस पर जो कुछ भी उनका ट्रेड होकर जो कुछ भी उनका प्रॉफिट हो रहा है वो उनका इनकम है, ठीक है, उन्हीं का इनकम है। उनके लिए 2.5 लाख का लिमिट एप्लीकेबल हो जाएगा, उनको कोई टैक्स नहीं लगेगा। पर अगर 2.5 लाख के अंदर उसका प्रॉफिट है तो उनको आईटीआर फाइल करने की जरूरत नहीं। अगर आपने उनको गिफ्ट दिया अमाउंट, ठीक है, वो आप उनसे वापस नहीं लेने वाले, तो उसमें से जो कुछ भी इनकम जनरेट होगा उस स्टॉक मार्केट के ट्रांजेक्शन में से जो कुछ भी इनकम जनरेट होगा वो आप ही के इनकम में क्लब किया जाएगा, तो आप ही का इनकम ट्रीट होगा। ठीक है, अच्छा जी। ओके, अपने स्पीकर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आपने अपना कीमती वक्त निकाला और हमारे इतने सारे दोस्त अहबाब को आपने इतने अच्छे अंदाज से, सिंपल अंदाज से टैक्स के बारे में बताया, टैक्स किस तरीके से हम पे करना और किस तरीके से हम टैक्स की हम सेविंग कर सकते हैं या टैक्स हार्वेस्टिंग कर सकते हैं। तो मैं तमाम हमारे एक बात ऐड करना चाहूंगा मैं। जी प्लीज। जी, देखिए, आज हमने यहाँ पे जो कुछ भी बातें डिस्कस की ये सब बेसिक चीजें थी, ठीक है, ये कोई भी आपको एक्सपर्ट एडवाइस नहीं दी है मैंने। आपको एक अंदाजा होना चाहिए कि आप किस तरीके से प्रोसीड करने की सोच सकते हो। जब आपको एक्चुअल एग्जीक्यूशन करना हो और आपको बातें पता ना हो तो बेहतर ये होता है कि आप आपके टैक्स प्रोफेशनल, आप आपके टैक्स एक्सपर्ट जो कोई भी हो आपका, उनसे आप एक बार कंसल्ट कर ले और उनसे एक बार कंसल्ट करने के बाद आप आगे बढ़े। ठीक है, तो आज कुछ भी जो बातें हमने डिस्कस की है बेसिक लेवल में बातें थी, एक लेमन लैंग्वेज में बातें थी, ठीक है, इसमें बहुत सारी प्रोविजंस और एप्लीकेबल हो जाती है, बट मेरी कोशिश ये थी कि आपको एक ऊपर का ओवरव्यू दे दूं कि आप इस किस तरीके से सोच सकते हो।
ठीक है। अगर आपका इनकम बहुत ज्यादा है, आपका इनकम में कॉम्प्लिकेशंस है, बहुत अलग अलग तरीके के इनकम है, तो बेहतर ये है कि आप आपके टैक्स प्रोफेशनल से राब्ता करें, कांटेक्ट करें, है ना, उनकी सलाह लें, ठीक है। आप भी उनको थोड़ी बहुत फीस पे कर दोगे आप, तो आगे चल के आपका बहुत बड़ा नुकसान होने से बच सकता है शायद। आपके अगर आपको कोई चीज पता नहीं है, वो आपको गाइड कर देंगे, तो आप सही तरीके से आपका ITR फाइल कर पाओगे। अगर आपसे कोई गलती हो गई तो डिपार्टमेंट ही आपके ही पीछे लगेगा, समझ रहे। तो इस केस में बेहतर ये रहता है कि आप किसी टैक्स प्रोफेशनल की एट द एंड आप सलाह लें। आज हमने मोटे मोटे तौर पे एक बात डिस्कस कर दी, ताकि आपको एक जनरल नॉलेज हो जाए कि इनकम टैक्स नाम की कोई चीज होती है, ठीक है, उसमें भी हम टैक्स प्लानिंग कर सकते हैं और किस तरीके से हम सोच सकते हैं। आज जो कुछ भी मैंने बातें बताई, इस पर खुद से रिसर्च करें, खुद से सर्च करें, ठीक है, और फिर आपके एक्सपर्ट से कंसल्ट करने के बाद ही कोई डिसीजन ले। जी बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। जी बहुत बहुत शुक्रिया। आकिब भाई से दोबारा रिक्वेस्ट है, रमजान के शुरू होने से पहले आप एकेडमी पे आए, एक ट्यूनिंग सेशन ले। जब आप रात में 10 बजे 10:30 बजे जब भी फारिग हैं, हमारे जितने भी हाजरीन हैं उनसे जो अनआंसर्ड क्वेश्चन है उसके आप आंसर्स दें। जज़ाकल्लाह खैर। एट द एंड हम लोग इस सेशन को, संडे लाइव को एंड करते हैं। सब लोग अपनी फैमिली को टाइम दो, खूब जो है ना इबादत करो। आज की रात में भी आप इबादत करो, हमारे लिए भी दुआ करो, सबके लिए दुआ करो, सबको माफ करके अपनी जिंदगी को आसान बनाए। चलिए फिर दुआ पढ़ते हैं। सुभानअल्लाहि व बिहम्दिही, सुभानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका, अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता, अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। जज़ाकल्लाहुम्मा खैर। यूट्यूब पे सेशन बहुत जल्द अवेलेबल हो जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।